नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। 90 के दशक में एक सिनेमा आई थी। सिनेमा का नाम तो जो था, लेकिन गाने बड़े जबरदस्त थे। उसमें एक गाना था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। दरअसल वादे टूटने के आरोप लग रहे हैं। आरोप राज्य की सरकार पर लग रहे हैं और आरोप वो युवा लगा रहे हैं जो सड़कों का चक्कर काटते काटते अब थक गए हैं, जिन पर केस हो रहा है, जिन पर मुकदमा हो रहा है, जो परेशान हैं, जो हलकान हैं और न्याय की आस लगाए बैठे हैं। न्याय की आस उनसे लगाकर बैठे हैं, उन तमाम लोगों से, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। न्याय की आस युवाओं की सबसे है कि आखिर रोजगार कौन देगा। रोजगार के मुद्दे पर जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की ऐसी दरिया बह रहा है वहां पर कि उस दरिया को रोक पाना मुश्किल हो गया है। दोनों ही तरीके की परीक्षाओं में कोई अछूता नहीं है उससे। लेकिन मामला तो यह है कि आखिर रोजगार मिलेगा कैसे, आखिर इन युवाओं की सुनेगा कौन, किसके दरवाजे पर जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा, कौन है इंसाफ देने वाले। आपको सब दिखाएंगे। आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट जो कुछ आज हुआ है जीएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों के साथ, कहां दरवाजा ठकठकाया उन्होंने, क्या मिला आश्वासन, कहां से उनको नकारा गया, कब कब क्या हुआ है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पर बवाल जारी। शिवराज और हिमंता से मिले अभ्यर्थी। चुनाव के दौरान रिजल्ट पर रोक की मांग। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों ने बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की और चुनाव के दौरान रिजल्ट पर रोक की मांग की। अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगाए, साथ ही हेमंत सरकार पर ठगने का आरोप लगाया। हम लोग एकदम 5 साल ठगा गया है। बोला गया था रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार आई थी, रोजगार के मुद्दे पे तो एकदम 5000 वैकेंसी एकदम नहीं आई। और जो भी वैकेंसी है, पीजीटी, पीआरटी, जो भी हुआ, जेई, लैब टेक्नीशियन, नगर पालिका, सीजीएल, दो बार एग्जाम हुआ। सबसे पहले तो करप्ट एकदम भारत सरकार हो गई एकदम। सीट बेचने का काम किया, 35 लाख 40 लाख देके सीट बेचने का काम किया। सबसे पहले हमारे एग्जाम को आचार संहिता में नहीं आने के लिए हम लोग रोक लगाए। चुनाव आयोग को हम लोग बोले हैं, सरकार को भी, विपक्ष के नेता को भी बोले हैं कि सबसे पहले हमारे रिजल्ट नहीं आना चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चुनाव आयोग से मिलेगा और चुनाव के दौरान रिजल्ट नहीं जारी करने की मांग करेगा। हिमंता बिस्वा ने छात्रों से वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनने के 15 मिनट के भीतर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। उसी शपथ ग्रहण करने का 10 मिनट का बाद हमारा मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करेगा कि सीजीएल एग्जाम रद्द किया जाते हैं और पहला कैबिनेट में ही नया सीजीएल एग्जाम का डेट दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनने के 15 दिनों के भीतर न सिर्फ जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी, बल्कि जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये वादा होगा कि हम जेपीएससी का चेयरमैन शासन में आने का 15 दिन का अंदर हम लोग जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति करूंगा। अगर चेयरमैन को लगे कि वो रिजल्ट ठीक ठाक है, बारकोड वगैरह मेंटेन हुआ है, तो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अगर कुछ धांधली नजर में आते हैं तो उसको विचार किया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के 1 साल के भीतर 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कराई जाएगी। झारखंड सरकार में 2,87,000 पोस्ट वैकेंट है। हमारा वादा है कि पहले 1.5 लाख पोस्ट हम तुरंत उनका कैलेंडर जारी कर दूंगा और 1.5 लाख नियुक्ति हम 1 साल में पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को न्याय देने का। और जो बात हेमंत जी ने कही है, एक, हम बच्चों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेईमानी पूर्वक अगर कोई परीक्षा हुई है तो उसके रिजल्ट क्यों घोषित होने चाहिए। जांच करके जिनने बार बार पेपर लीक किया है वो जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है
कि जो 2,87,000 पद है वो कैलेंडर बना के हम पहले साल में 1.5 लाख भरेंगे और बाकी पद भी हम 2,87,000 कैलेंडर घोषित करके कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे हम देंगे। युवाओं को, छात्रों को, झारखंड के विद्यार्थियों को पूरा न्याय दिया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा विवादों में है, पेपर लीक के आरोप लगे हैं। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की, बावजूद जेएसएससी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का फाइनल आंसर शीट जारी कर दिया। ऐसे में अभ्यर्थियों को आशंका है कि चुनाव के दौरान ही रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसी को लेकर छात्रों ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और छात्रों की मांग को बीजेपी के संकल्प पत्र में भी लेने की मांग की। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने सुने, लेकिन जो मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा, ये दरअसल छात्र सीएम से पूछ रहे हैं और बीजेपी ने इस मुद्दे को अब गहराई से उठा लिया। एक पुराना वीडियो भी वायरल हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि जब शहीदों के लिए, राज्य में जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिजनों के लिए सरकार कृत संकल्प नहीं है, तो फिर युवाओं का क्या होगा। और ये 2,87,000 तो साहब केवल नियुक्तियां, रिक्तियां हैं जिन पर नियुक्ति होगी। बेरोजगारों की संख्या जानिएगा तो भौचक्के रह जाइएगा कि बेरोजगार कितने हैं हमारे राज्य में, कितने युवा हैं जो इस बार मतदान करने वाले हैं, किसके भरोसे पर मतदान करेंगे, और उतने युवाओं के घर में कितने लोग होंगे। 2.5 करोड़ वोटर्स हैं यहां पर, तो आंकड़े निकाल लीजिए कि अगर एक परिवार से 3-4 भी रखिएगा तो आंकड़े कहां तक पहुंचेंगे, जाकर देखने लायक होगा। एक रिपोर्ट और दिखाता हूं, राजनीति कैसे गर्म हो रही है, कैसे वीडियो वायरल हुए हैं पुराने, और किस तरीके से सियासत शुरू हो चुकी है। रोजगार को लेकर हेमंत सरकार से सवाल। लोग एकदम 5 साल ठगा गया है। बोला गया था रोजगार के मुद्दे पे सरकार आई थी, रोजगार के मुद्दे पे वो एकदम 5,000 वैकेंसी एकदम नहीं आई। और जो भी वैकेंसी है, पीजीटी, पीआरटी, जो भी हुआ, जेई, लैब टेक्नीशियन, नगर पालिका, सीजीएल 2-2 बार एग्जाम हुआ। सबसे पहले तो करप्ट एकदम भारत सरकार हो गई, एकदम सीट बेचने का काम किया, 35 लाख 40 लाख देके सीट बेचने का काम किया। पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार पर बीजेपी का हमला। पेपर लीक भी, उसके पीछे भी षड्यंत्र, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। छात्रों से बीजेपी का वादा, रोजगार का संकल्प। हम बच्चों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेईमानी पूर्वक अगर कोई परीक्षा हुई है तो उसके रिजल्ट क्यों घोषित होने चाहिए। जांच करके जिनने बार बार पेपर लीक किया है वो जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है कि जो 2,87,000 पद है वो कैलेंडर बना के हम पहले साल में 1.5 लाख भरेंगे और बाकी पद भी हम 2,87,000 कैलेंडर घोषित करके कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे हम देंगे। युवाओं को, छात्रों को, झारखंड के विद्यार्थियों को पूरा न्याय दिया जाएगा। रोजगार को लेकर हेमंत सरकार पर युवाओं ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगाए, साथ ही हेमंत सरकार पर ठगने का आरोप लगाया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने छात्रों से वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनने के 15 मिनट के भीतर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, उसी शपथ ग्रहण करने का 10 मिनट का बाद हमारा मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करेगा कि सीजीएल एग्जाम रद्द किया जाते हैं और पहला कैबिनेट में ही नया सीजीएल एग्जाम का डेट दिया जाएगा। युवाओं ने हेमंत सरकार पर रोजगार को लेकर ठगने के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नौकरी मांगने वाले सीधो कान्हों के परिजनों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। परमानेंट अब नौकरी के क्या बहुत हमारा परिवार आसान चीज है नौकरी करना। नौकरी करने के बाद बोलेगा पोस्टिंग, यहाँ पोस्टिंग नहीं मिलेगा, तनख्वाह समय पे नहीं मिलेगा, दुनिया भर का हुज्जतें होता है।
कभी कोई मैटरनिटी लीव होता है, कभी कुछ हो जाता है, और इतना सरकारी प्रोसेस में दुकानदारी चलता है ना, तो हम जानते हैं। मुख्यमंत्री का ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन रोजगार का वादा कर सरकार में आई हेमंत सरकार जिस तरीके से सीधो कान्हों के परिजनों के नौकरी मांगने पर नसीहत दे रहे हैं, उस पर अब बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी का दावा है कि जब शहीद के परिजनों को सरकार नौकरी नहीं दे रही तो फिर युवाओं को क्या देगी। शहीद हैं, शहीद के परिजन अगर नौकरी मांग रहे हैं, उस सब में भी माने नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर बहाने बना रहे हैं, कह रहे हैं कि परमानेंट नौकरी में बहुत झमेला है, फिर पोस्टिंग का, ये कौन सी बात हुई मुख्यमंत्री जी? जिस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था, उस समय तो कैबिनेट स्वतंत्र था। रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में तमाम शक्तियां कैबिनेट के पास थी कि आप चाहते तो इन शहीदों को उनका जायज हक दे देते, लेकिन वो आपने नहीं किया। आपने जब एक शहीद को टाल दिया तो एक आम झारखंडी के साथ क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हेमंत सरकार पर एक और पेपर लीक का आरोप लगाकर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी हेमंत सरकार पर रोजगार को लेकर वादा खिलाफी का आंदोलन कर रही है। हेमंत सरकार पर फिर चुनावी मैदान में संकट के बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन बीजेपी और युवा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, एक बार समझते हैं अतिथियों से। रुक करते हैं अतिथियों का, स्वागत करते हैं। कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। कमल जी स्वागत है आपका। बीजेपी से शोभा यादव जी हमारे साथ है। शोभा जी स्वागत है आपका। आतू से बीना देवी जी हमारे साथ है। बीना जी बहुत स्वागत है आपका। कमल ठाकुर साहब, सवाल तो सत्ता से ही हैं, क्या हुआ तेरा वादा? देखिए, एग्जाम तो हुआ है और सवाल उठाने से पहले जब भी आईना उठाया करो, पहले अपने देखो फिर दिखाया करो। क्या इस देश में सरकारी नौकरी केंद्र सरकार का कितना खाली है, ये बताने का कष्ट होगा किसी से? देखिए, स्वाभाविक तौर पर नौकरियों में पूरे देश में जो पद खाली हैं वहाँ वैकेंसी नहीं हो पाई है। झारखंड में भी कुछ स्थिति इस तरह की है, इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सरकार संवेदनशील है, सरकार ने एग्जाम लिया। अब सवाल है कि उस पर कुछ बच्चों ने सवाल उठाया कि इसमें कुछ अनियमितता हो सकती है, तो सरकार इसको देखेगी। आप तो आईना हमको जो दिखा रहे हैं, केंद्र सरकार को खुद आईना देखना चाहिए कि आपने कितना सरकारी पद खाली है और कितना दिया। लेकिन उसके बाद भी इस बात से कहीं इनकार नहीं करना चाहिए किसी भी दल को कि देश में बेरोजगारी की स्थिति, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं कि बेरोजगारी की स्थिति देश में 50, 40, 45 वर्ष के सबसे ऊंचले स्तर पर पहुंचा हुआ है। तो सरकार से तो सवाल है, तो बाकियों सरकार से भी उतना ही सवाल है। लेकिन हम अपनी सरकार की बातों को रखते हुए बता रहे हैं कि जो नियुक्तियां हुई है इस सरकार में, ठीक है, कुछ कम बेसी हो सकता है, लेकिन जितनी हुई है मुझे नहीं लगता है कि आज से पहले किसी सरकार ने किया होगा। अब आंकड़ा का जहां तक बात है अभिषेक जी, तो हमने तो वैकेंसी लिया और उसमें नौकरियां हुई। शिक्षकों की कितनी नौकरियां हुई? कम से कम 35,000 के लगभग। पंचायत सचिव 2,500 हमने नियुक्त किया। जेपीएससी का जब रघुवर सरकार थे तो 6th जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, आज 13 तक हुआ है। एक आध का वैकेंसी 2 माने 12 और 13 का अभी स्क्रूटनी चल रहा है, वो भी हो जाएगा। इसके अलावे आप समझ लीजिए कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उसका नियुक्ति हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने नियुक्ति नहीं किया, लेकिन हाँ ठीक है, अगर बच्चों ने सवाल उठाया है तो जो बच्चे विपक्ष के नेताओं के पास जाके आग्रह किए, ये तो लगता है चुनावी बात है। आप इस विषय पर सरकार के पास जाते कि आप जो है, अगर अभी वैकेंसी जो हुई है इसमें हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, आप इसको इलेक्शन तक प्रसारित मत करें। लेकिन लड़के कहाँ गए? विपक्ष के प्रभारियों पास
और मध्य प्रदेश में जो घोटाला हुआ ये नियुक्ति पर, कितने लोगों की जान चली गई, उस पर तो शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं कहा। तो सबसे बड़ी चीज है, देखिए एक शेर है, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। तो ये लोग झूठ पर टिके हुए लोग हैं, लेकिन मैं इन बच्चों के साथ हूं, महागठबंधन इन लड़कों के साथ है। नियुक्ति जो है, अगर ये लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से जो सवाल उठा है उसका हल भी निकलेगा। नियुक्ति पर सवाल उठा है तो हल भी निकलेगा, कमल ठाकुर साहब कह रहे हैं। एक बार शोभा यादव जी का रुख करते हैं। शोभा यादव जी, कई सवाल कमल ठाकुर साहब ने उठा दिए, भाजपा की सरकार पर ही, केंद्र की सरकार पर उठा दिया। अब तो छात्रों पर भी आरोप लगा दिया कि छात्र बीजेपी के पास क्यों गए। तो छात्रों पर जब मुकदमा होने लगे, पत्रकारों पर केस होने लगे, आम लोगों पर केस होने लगे, तो कौन कहां मुखर हो, कहां बोले। अगर विपक्ष के पास ना जाए तो पुलिस को तो आदमी यही मानकर चलती है कि भाई सरकार का, एक सरकार की मशीनरी है, सरकार के हिसाब से काम करती है। जो छात्र गए हैं, सारे छात्रों पर केस हुआ है, केस किया गया है नानकुम थाने में, वहां के थानेदार ने किया है। तो फिर कैसे आखिर छात्र सरकार पर विश्वास कर पाएंगे, सरकार के पास जा पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो सवाल किया तो एक तरह से जवाब भी इन्होंने दिया कि छात्र क्यों गए। तो छात्र इसलिए गए कि भाई सरकार पे विश्वास नहीं रह गई। वो जान रहे हैं कि ये सरकार 5 साल में लगातार जो वादा करके आए थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, और आपने कितना नौकरी दिया सब लोग देख रहे हैं। तो छात्रों का विश्वास आपकी सरकार, गठबंधन की सरकार पे क्यों उठ गई? क्या छात्र भी बीजेपी के थे? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? छात्र तो देश का भविष्य होता है, राज्य का भविष्य होते हैं। आपसे पूछा जाएगा, आपने जिस वादा के साथ इस कुर्सी में बैठा था कि युवाओं को नौकरी, महिलाओं को सुरक्षा, तो आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि पूरे देश में आपने कितना। आप झारखंड की बात कीजिए, झारखंड में युवाओं से आपने वादा किया था और उसके बाद आपने छलने का काम किया। आज युवा कैसे, हम लोग बीजेपी के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी से उनको भरोसा है और देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है कि वो न्याय दिला सकते हैं। क्योंकि जितने भी एग्जाम झारखंड में हुआ, आप लगातार देख रहे होंगे, पेपर लीक मामला, हमेशा क्वेश्चन पेपर बेच दिया जा रहा। कितना स्टूडेंट और लाखों स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं और सेटिंग करके नौकरियां बांट दी जा रही है। तो एक कह सकती है दुर्भाग्य है झारखंड का, जिस वादा के साथ अपनी कुर्सी पे बैठा था, युवाओं का वोट लेके आप बैठा था, वो छलने का आप काम कर रहे हैं। तो एक तरह से ये सरकार अराजकता की स्थिति में पहुंच गई है कि युवा, महिला कोई सुरक्षित नहीं है, युवाओं का भविष्य अंधेरे में लटक गया है। तो हमारा संकल्प है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना, और हमारी सरकार, भाजपा की सरकार आती है तो हम लोग तुरंत, जो अभी हमारे प्रभारी जी ने कहा, हिमंता जी ने, कि 1.5 लाख नियुक्तियां, और हम लोग तुरंत सबसे पहला काम यही करेंगे कि जो एग्जाम इन्होंने लिया है सबको, उस पे हम लोग उस पे कार्रवाई करेंगे कि वो गलत कहाँ हुआ। सारे वैकेंसीज में गड़बड़ियों के आरोप हैं पेपर लीक के। वीणा देवी जी, आजसू को तो माना ही जाता है कि आंदोलन की पार्टी है, विद्यार्थियों छात्रों की पार्टी है। छात्रों के मामले को लेकर आजसू काफी उग्र रही है, लेकिन लगातार छात्र छले जा रहे हैं। जो आंकड़े मुझे बता रहे हैं, जो अनंत ओझा साहब ने मांगा था विधानसभा में अल्पसूचित काल में, 2020 से 2023 के बीच में महज 11,422 पदों पर नियुक्तियां दी गई थी। 5 लाख का वादा था सरकार का जी। लेकिन 11,000 लोगों को महज नियुक्तियां मिली, बाकी लोगों का आंकड़ा नहीं था। इसीलिए हमारे आदरणीय सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी ने पूरे राज्य के युवाओं को बुलाकर उनको डेटा कलेक्ट करके देने का कार्य किया था। आपको याद भी होगा, प्रभात तारा मैदान से, और उनको बताने का प्रयास किया गया था। उनको युवाओं ने वहाँ से हुंकार भरी थी कि हम अभी बेरोजगार हैं और इतने सारे लोग हैं, लेकिन भी उनके कान में कुछ दूर तक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत दिनों से इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं कि वादा क्या हुआ, वादा क्या हुआ। अब जो हमारे सरकार है, उनको एक बार ना अपना घोषणा पत्र लेकर आना चाहिए और हम लोगों को बताना चाहिए कि आप उस घोषणा पत्र में किन किन चीज़ों को पूरा किए। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे ना, वीर सिद्धू कानू जी के यहाँ गए थे तब, कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। सोचिए, राज्य की मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। बहुत आसान है मुख्यमंत्री बन जाना, झूठ बोलकर।
बहुत आसान है मुख्यमंत्री बन जाना झूठ बोलकर, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं कि एकदम आराम से बता रहे हैं कि इतना सारा नौकरी भी लगवा देंगे तो पोस्टिंग का झमेला हो जाएगा, ये झमेला हो जाएगा, वो झमेला हो जाएगा, तो आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वीर शहीदों के परिवार को हम सीधे नौकरी में स्थान देंगे। वो आपने क्यों लिखा था? क्यों लिखा था आपने लिखा था कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को उनके शर्त के हिसाब से, उनके सेवा के हिसाब से उनका वेतनमान हम तय करेंगे। कब कीजिएगा? हर बार आंगनबाड़ी सेविकाएं ठगी जाती हैं। आपने तो कहा ना पिछली सरकार कुछ नहीं करती थी, तो उम्मीद थी कि आप कुछ लेकर आएंगे, क्योंकि आपने पूरे घोषणा पत्र में बहुत अच्छी तरह से पूरे झारखंड की जनता को बताया था कि एक स्वर्णिम सरकार हम लेकर आएंगे और झारखंड में एक बहुत सुकून वाला प्रदेश हम बनाएंगे। क्या आपने बनाया? आप नेक्स्ट टाइम से किसी भी को भी बोले तो एक बार घोषणा पत्र पे बात कर लें कि आपने घोषणा पत्र में जो जो चीजें कही, क्योंकि अभिषेक जी एकमात्र इनका वादा नहीं पूरा हुआ, ऐसा नहीं है, इन्होंने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। आप तो पढ़े लिखे युवक हैं भाई, वो जिनका मर्जी, उनको पता है ना, वो टीवी देखते हैं। उत्पाद ये अभी हमारा सहायक पुलिस कर्मचारियों पे पुलिस ही पुलिस को पीटी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा क्या झारखंड के लिए कि हमारा जो पुलिस है वो दूसरे पुलिस को बेदर्दी से पीट रही है? क्या छात्र वो नहीं देखे? क्या छात्रों पे केस हुई तो उसके सरकार आकर सामने कुछ बोली? किस हिसाब से केस किया आप? केस सरकार पे होना चाहिए था कि स्टूडेंट पे होने चाहिए था? आपने उनको नौकरी नहीं दिया, ऊपर से केस करके उनके भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास किया। ये क्या गैर जिम्मेवाराना नहीं है? क्या आप इस तरह के प्रदेश में मुख्यमंत्री को कहीं पे भी किसी भी राज्य में, क्योंकि जब आप बात करेंगे इन लोगों से तो ये अलग अलग प्रदेश का उदाहरण देते हैं, तो मुझे बता दें किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री क्या इतने गैर जिम्मेवाराना है कि अपने राज्य के स्टूडेंट अगर आंदोलन कर रहे हैं किसी एग्जाम को कैंसिल करके, तो क्या उनमें केस करना उचित था? आंदोलन पर केस करना उचित था या अनुचित था, इसका फैसला तो अब कोर्ट और कानून को करना है कि आखिर किस तरीके से ये फैसले लिए जाते हैं, किनके कहने पर ये फैसले लिए जाते हैं। एक बार फिर से कमल ठाकुर साहब से मुखातिब होऊंगा। कमल ठाकुर साहब, युवाओं का मुद्दा राज्य के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन अभी अभी जैसा आजसू से हमारी अतिथि वीना देवी ने जो कहा कि सीएम खुद कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में बहुत सारी समस्याएं हैं, और वो भी तब जब शहीदों के परिजनों को लेकर बात हो, जबकि वादा यह था कि शहीदों के परिजनों को सीधे नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके बावजूद अगर राज्य के मुखिया ये मानेंगे, तब तो ये मानना होगा ना कमल ठाकुर साहब कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में बहुत सारी समस्याएं हैं, पोस्टिंग की समस्या होगी, जैसा जैसा बता रहे थे कि भाई पोस्टिंग की भी समस्या होगी, पैरवी की समस्या होगी, बहुत ज्यादा दुकानदारी है इसमें, तो खुद समझ रहे हैं साहब भी। कमल ठाकुर साहब, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री का कहने का कतई ये मतलब नहीं निकाला जाएगा जी कि उनकी मंशा पर कोई संदेह है जी। नौकरियां तो देना ही है, वो कोई भी सरकार हो, लेकिन हम लोग भी इंतजार करते रह गए पिछले 10 साल से 2 करोड़ नौकरियों का। 20 करोड़ तो हमको नौकरी अगर मिल जाता तो मुझे लगता है कि इस देश के युवा आज के टाइम में कोई बेरोजगार नहीं रहते। देखिए, वादा तो सबसे अधिक कोई किया तो देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं से किया, और देश के प्रधानमंत्री ने जितना युवाओं को छला, आप समझिए इस देश में अग्निवीर लाने की जरूरत क्या थी। देखिए, आज तक सरकारी नौकरी होती थी, पहली बार देश में योजना आया, अग्निवीर योजना। योजना होता क्या है? एक सेकंड आपको केवल रोकना चाहूंगा कमल साहब, हमारे साथ आदिवासी नेता सुरेंद्र रिंडा साहब भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। कमल ठाकुर साहब, बात पूरी करें। तो जब प्रधानमंत्री ने इतने जुमले देश के युवाओं के सामने रख दिया, मैं मानता हूं आज इस देश में और इस राज्य में नौकरियों का अभाव है, उसको सृजित करना होगा और युवाओं को नौकरी देना चाहिए और देंगे। लेकिन आप जो हर एक साल 60 से 70 हजार युवा मिलिट्री में जाते थे, 2016 से इस देश में वैकेंसी बंद कर दिया गया, ये तो आप भी जानते होंगे अभिषेक जी। तो क्या केवल इसके लिए कल्पित किसी एक सरकार को कर देना, क्या प्रधानमंत्री इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं? झारखंड इस देश में है कि नहीं है? सवाल अगर हेमंत सोरेन पर है तो सवाल इस देश के प्रधानमंत्री जी पर भी है। नौकरी तो सबके लिए है, और झारखंड में जब देश में है तो अगर 2 करोड़ नौकरी मिलता देश के युवाओं को, तो निश्चित रूप से झारखंड के भी हक में आता। देखिए, सवाल है झारखंड का। इस देश के 20 ऐसे राज्य है जहां बीजेपी का शासन है,
क्या बीजेपी ने अपने सारे युवाओं को नौकरी दे दिया उस राज्य में? प्रयास सब करते हैं और राज्य के मुखिया जो हैं यहाँ के हेमंत जी, उन्होंने सफल प्रयास किया है युवाओं को नौकरी। जहां तक लीक पर्चा लीक का है, 70 पर्चा लीक इस देश में हुआ, क्या उस पर बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर यहाँ का पर्चा लीक में कल्पित है, उनको फांसी की सजा दो, मैं तो मांग करता हूं। लेकिन देश में भी जो 70 पर्चा लीक हुआ है, उन सारे लोग को भी फांसी की सजा होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य से खेलने वाला आदमी इस देश से खेल रहा है और इस पर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। केवल झारखंड पर सवाल अगर उठता है तो इस देश पर भी सवाल है। चलिए, आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही कमल ठाकुर साहब, ये 2019 के चुनाव के दौरान ये बातें सामने आई थी, लोकसभा चुनाव के दौरान। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, एक बड़ी खबर आ गई है इस बीच, एक बड़ी खबर आ गई है, जेएमएम का दामन थामेंगी डॉक्टर लुइस मरांडी। चर्चा तो आज सुबह से थी लुइस मरांडी जी के थामने की। गणेश महली, चुना सिंह और कुणाल सारंगी भी जेएमएम में होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ये खबर तो आज सुबह से मिल रही है कि गणेश महली, चुन्ना सिंह सब शामिल होने वाले हैं लुइस मरांडी। अच्छा, जो बड़ी खबर है कि ये सारे लोग अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो टिकट की घोषणा के साथ ही असंतोष है। लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी समेत गणेश महली सरायकेला से उम्मीदवार हो सकते हैं जेएमएम के। चुन्ना सिंह, ये लोग अभी सीएम हाउस गए हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, और जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। मेनका सरदार रविंद्र राय का भी नाम था, लेकिन उन लोगों ने अपना इस्तीफा तक वापस ले लिया है। और अभी तक सीटों का बंटवारा आईएनडीआईए का छन कर सामने नहीं आया। रुक करते हैं अतिथियों का एक बार। कमल ठाकुर साहब, मेरा सवाल आपसे एक था कि ठीक है, 2 करोड़ नौकरियों का वादा केंद्र सरकार का था, ये लोकसभा चुनाव के दौरान था। उसके बाद जेएमएम का माफ कीजिएगा, झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जो घोषणाएं की गई उसमें 5 लाख नौकरियां राज्य स्तर पर देने की बात थी। ठीक है, 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी हैं, केंद्र सरकार ने नहीं दी हैं, लेकिन अगर छात्र, आज झारखंड के छात्र आक्रोशित हैं या मांग रहे हैं, इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं, तो हम उनको ये कह के तो नहीं टाल सकते ना कि जाओ मोदी जी से नौकरी मांग के लाओ। नहीं भाई, हमने भी तो कहा था नहीं, नहीं, टालने वाली बात नहीं जी, है। बिल्कुल टालने वाली बात नहीं है। देखिए, सरकार जो होती है ना, वो राज्य की जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। तो राज्य के जनता के भलाई का अगर बात नहीं सो रहे, तो उस तरह की सरकार का कोई जरूरत नहीं है। वो जेएमएम की सरकार गठबंधन की हो चाहे एनडीए की हो। लेकिन ये परिस्थिति को भी समझना बहुत जरूरी है अभिषेक जी, कि ये जो 5 साल है, इसमें कितने दिन कार्यकाल मिले हैं हेमंत जी को काम करने का, ये भी सवाल है। चलिए, शुरुआत में कोरोना ने कुछ बिल्कुल कार्यकाल पर मैं आऊंगा, ये लंबी दास्तान हो जाएगी, क्योंकि कार्यकाल के सवाल पर बात होगा तब तो शक्ति प्रदर्शन की बात होगी, सरकार गिराने की आशंकाओं पर बात होगी, कांग्रेस के स्वाभाविक है। आप किसी को जेल जाने की बात होगी, और कांग्रेस के मंत्रियों से केस करने की बात, बहुत सारी बातें। नहीं, आप स्थिर होकर एक काम करेंगे। देखिए, हमेशा से एक बात जान लीजिए, जब आदमी शांत मन से कोई काम करता है तो उसका फल जो होता है बहुत मीठा होता है। शांत मन से तो आप सीट बांट नहीं पा रहे हैं। आप सीट के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए। झारखंड आप सीट के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए, और आपको अगर चलाना है तो चला भी सकते हैं। हेमंत सोरेन ने परसों ही प्रेस ब्रीफिंग में बता दिया कि 70 सीट पर हम लड़ेंगे। आज तेजस्वी जी हेमंत जी से मिल लिए हैं जी। कम्युनिस्ट के दल के भी साथी जो है, जो उनसे बात हुई है, मैं क्या तैयार है, मैं टोटल क्या चलाऊं, आंकड़े बता दे मुझे। अरे आंकड़ा तो आपके सामने है, 70 पर हम 70 में आप कितने पे और वो कितने पे? आपका 29, उनका 41। ये सुना मैंने कि भाई 2 सीट हम भी लॉस सह लेंगे, 2 सीट आप भी सह लेंगे, 2-2 सीट सह लेंगे। जब गठबंधन बनता है तो मैं आऊंगा। अभी मैं बड़े दिल से गठबंधन में जब जाता है आदमी तो बड़ा दिल चर्चा, मैं उस पर भी आऊंगा, सीट शेयरिंग पर भी चर्चा करूंगा, राजद पे भी चर्चा करूंगा, चर्चा इस बात पर भी करूंगा कि आखिर रांची विधानसभा छोड़ने के पीछे कांग्रेस के क्या कारण होते हैं। क्या रांची विधानसभा एक बार फिर आप एक ऐसे सांसद की झोली में डालने जा रहे हैं
जिनके कार्यकाल का 4 साल अभी बाकी है, तो फिर आपने सांसद क्यों बनाया था? सवाल ये भी आपसे पूछेंगे। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बीना देवी जी हाथ उठा रही थी। बीना देवी जी कुछ कहना चाहती है। बीना जी बात पूछिए। जी, मैं ये उनसे पूछना चाह रही थी कि इन्होंने कहा कि मतलब हम लोगों ने नौकरी देने का प्रयास किया, मोदी जी ने भी घोषणा किया था। मैं बस एक बार ये जानना चाहती हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्या इससे पहले जो चुनाव में घोषणा किए थे या घोषणा पत्र बनाए थे, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछकर बनाए थे कि आपने नहीं किया मैं भी नहीं करूंगा तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे लोग? आप लोग हमेशा जो ये कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, आपका क्या उत्तरदायित्व था? आपने राज्य को क्या सपने दिखा कर लाए थे? आपने तो ये कहा था ना कि हम 25 करोड़ तक की जो ये होगी सरकारी टेंडर होगा हम स्थानीय लोगों को देंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं साहब कि पंचायत में जो 2.5 लाख की जो टेंडर होती है ना, वो भी आप वेंडर से कराते हैं। वेंडर अपना मजदूर लेकर आते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ भी रोजगार नहीं मिलती है। आप पढ़े लिखे रोजगारों पे तो आप लाठी बरसाते हैं, जो रोजगार पे हैं, जो अपना वेतन बढ़ोतरी के लिए करते हैं, वो भी उन पर भी लाठी बरसाते हैं। उन गरीब कहा जाए जिनका थाली से आपने रोटी छीन लिया, जो गरीब बालू के मार के अभी झेल रहे हैं दंश। आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे कि आप कहते हैं कि हम इस राज्य का तुलना करें, हम उस राज्य का तुलना करें? हम झारखंड में रहते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि आपने हमें कितना रोजगार दिया, आपने हमें कितना आंगनबाड़ी सेविकाओं का बढ़ोतरी किया। अब बताइए कि बालू का मांग इतना बढ़ गया था कि लोग यहाँ पे मिस्त्री, रेजा, कुली तक का काम नहीं मिलने लगा झारखंड में। इस तरह का बद से बदतर स्थिति करने के लिए आपने घोषणा पत्र बनाया था। एक भी घोषणा पत्र में अगर आपने वादा पूरा किया हो तो उस सब्जेक्ट पर बात कीजिए, क्योंकि अब हम चुनावी रण मैदान में हैं और अपने अपने घोषणा पत्र के साथ तैयार हैं। तो पिछले घोषणा पत्र का तो सवाल हम पूछेंगे, एक जनता होने के नाते जरूर पूछेंगे कि आपने किन किन चीजों पे, किन किन सब्जेक्टों पे काम किया। आपने कहा अबुआ आवास, अब आप अबुआ आवास भूल गए हैं, अभी मैया सम्मान योजना भी भूल गए हैं। पता है क्योंकि अब मुझे लगता है कि उसमें भी ठंडे बस्ते पे चली जाएगी। अबुआ आवास आपका क्या हुआ? अबुआ आवास का पूरा आंकड़ा आप देखिएगा तो 1,37,000 आवेदन सिर्फ ये में आए थे पूरे राज्य में। आपने कितने लोगों को आवेदन आवास दिया? कितने लोगों को आवास मिला? अब तक आपने एक भी आंकड़ा नहीं बताया। नल जल योजना का क्या हुआ? आपने सिर्फ आंकड़ा बताते हैं, तो मुझे गांव भी दिखाने का प्रयास कीजिए। अबुआ आवास में किसी का आपने गृह प्रवेश कराया? घोषणा पे घोषणा करते जाते हैं और आपको अभी भी ये लगता है कि हम राज्य को संवारेंगे, हम राज्य को संवारेंगे। तो कैसे संवारेंगे? आ रहा हूँ कमल साहब, एक बार सुरेंद्र लिंडा जी के पास चला जाता हूँ। सुरेंद्र लिंडा जी भी हमारे बीच है। सुरेंद्र लिंडा जी, पहला सवाल आपसे यही होगा, आप भी युवा हैं, आज युवा सड़क पर हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर आक्रामक दिख रहे हैं, जीएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या झारखंड का युवा छला जा रहा है या नहीं छला जा रहा है? आदिवासी समाज के युवा, जिन आदिवासियों के हितैषी होने का दावा सभी दल करते हैं जो भी सत्ता में आते हैं, क्या आदिवासी समाज का वास्तव में कल्याण हो रहा है? मैं सुरेंद्र लिंडा, भारत आदिवासी पार्टी रांची जिला अध्यक्ष। इससे पहले जो भी सरकार थी, रघुवर सरकार, उस समय हम लोग पूरे झारखंड में जितने आदिवासी संगठन के लोग थे, जितने भी आदिवासी समाज के हम लोग थे, हम लोग रघुवर सरकार का पुरजोर विरोध किए थे। उनकी नीतियों के खिलाफ हम लोग विरोध किए थे। CNT SPT के खिलाफ विरोध किए थे, उसमें नियमावली में छेड़छाड़ करने की बात आ रही थी। नौकरी के खिलाफ JPSC का आंदोलन चल रहा था, उस पर मूवमेंट बना। बहुत सारे मामले थे जिसको लेकर के हेमंत सोरेन जो है, हम लोगों से वादा किए थे कि हम जब सरकार में आएंगे सारे वादाओं को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन बिल्कुल ये 5 साल पूरा हो गए, कुछ भी वादा सरकार का पूरा नहीं हुआ है और इसके खिलाफ पूरे झारखंड में ये आक्रोश है। और बिल्कुल इस बार आदिवासी समाज जो है एकजुट है और जो भी हमारे नीति और नियम जो बनाएगी हमारे लिए, उसी सरकार को इस बार चुनेगी। लीजिए, कमल ठाकुर साहब आपके बगल में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि रघुवर दास साहब का भी पुरजोर विरोध किया, उस समय भी JPSC की परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई विरोध किया और साहब ने कहा कि भैया सबको इंसाफ मिलेगा। देखिए, तो वादे तो टूट गए सर। नहीं, आप समझिए, जो नियोजन नीति रघुवर सरकार ने बनाया था, अभी तक वही नियोजन नीति से काम चल रहा है। तो क्यों काम चल रहा है? अरे सुन लीजिए, आपका तो हम लिए हुए हैं तो आपको खुशी मनाना चाहिए कि हम वही नियोजन नीति से चल रहे हैं, तो आप विरोध करते हैं। आप रघुवर दास का विरोध नहीं, आप रघुवर दास का विरोध क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि नहीं, रघुवर दास ने कोई काम नहीं किया। आप ये मत कहिए कि हमने आपका काम। अरे आप समझिए, ये परस्पर चीज है, जो आता है आगे बढ़ाता है। अब मैं बताता हूँ नियुक्ति पर प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ। सुन लीजिए, जब रघुवर सरकार ने नियोजन नीति का बनाया तो उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण बात तो हो गई। हुआ क्या कि 24 जिलों में से 13 जिला को ओपन किया गया, आरक्षित कर दिया गया और 11 जिला को ओपन कर दिया गया और ओवर टू ऑल कोई भी आदमी आकर वैकेंसी में अपना योगदान दे सकता है, पर्चा फॉर्म भर सकता है।
उसका परिणाम क्या होता है कि जब भी कोई वैकेंसियां निकलती है और जैसे ही उसकी नियुक्ति का प्रक्रिया चालू होता है, कोई ना कोई कोर्ट में चला जाता है। तो आपका नीति जो था त्रुटिपूर्ण, जिसका परिणाम आज राज्य सरकार जो हेमंत की सरकार है भुगत रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि समय का अभाव रहा, नहीं तो निश्चित रूप से ये जो सरकार है, तो आपने 5 साल चलाई ना कमल साहब, देखिए क्यों नहीं 5 बदल साल दिया? नहीं 5 साल नीति नया क्यों नहीं नहीं, लाया? आप इस 5 साल को मत जोड़िए अभिषेक जी। कितने दिन कोविड हाँ, का असर 2 साल रहा, पूरी दुनिया रही सर। हाँ तो ठीक है, तो कोई झारखंड अनोखा राज्य नहीं तो अनोखा नहीं रहा, तो रहा कि नहीं रहा, परेशानी एक ठीक साल नहीं थी। सर, 1 साल से भी कम वक्त में, 1 साल से कम वक्त पूरी तरीके से लॉकडाउन रहा। उसके अलावा तो सर नहीं कोई ऐसा नहीं है स्थिति हालात। 2 साल तक काम तो नहीं हो पा रहा था, ये तो मानना ही होगा। अब आप उस पर जितना सवाल करना करते रहे, लेकिन हम लोग मैं सवाल नहीं कर रहा। दूसरा चीज है कि जब हेमंत सोरेन ने काम चालू किया कि अब मुझे राज्य के जनता के लिए कुछ अच्छा काम करना है, तो इन्होंने एक लेटर राजभवन में भेज दिया। अब वो लेटर के आसरा में 6 महीना तो इस तरह से बीत गया कि एक लेटर गया है, वो खुलेगा, उसके बाद हेमंत सरकार गिर जाएगी। देखिए, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास इस राज्य में इतना हुआ इस चुनाव से, माने 2019 से 2024 में, लेकिन महागठबंधन के लोग इतना इंटैक्ट रहे कि ये सरकार बच गई। नहीं तो ये लोग तो सरकार गिराने के माहिर लोग हैं ना। आप महाराष्ट्र का हालात देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए। लेकिन उसके बाद भी आपके बातों से मैं पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन जरूर सहमत हूं कि नियुक्तियों में अगर कोई गलती हुई होगी तो उसकी सजा उस आदमी को निश्चित मिलेगा। ये संवेदनशील सरकार है, ये नुकसान देने के लिए नहीं, जनता ने इसको चुना है और जनता ने फिर एक बार विश्वास जताया है मुझ पर, क्योंकि हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं। आप जब भी सुबह उठ के अपना टीवी न्यूज 11 खोलिएगा, 2 आदमी इस्तीफा देते नजर आएंगे बीजेपी में, क्योंकि इन्होंने नेता से लेके और राज्य की जनता को केवल ठगा है। हम हमेशा एक सवाल करता हूं कि आप मुझको तो आईना दिखा दिया कि आपने काम ये नहीं किया, आप 2014 से 2019 का काम बता दीजिए। चलिए शोभा यादव जी के पास, बता दीजिए। शोभा यादव जी कह रहे हैं कि जब भी टीवी खोलिएगा तो भाजपा के 2 नेता इस्तीफा देते हुए दिखाई देंगे, सीधे आक्रामक हो गए आपके ऊपर। देखिए, चुनाव का समय है, चुनाव में ऐसा होता ही है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं का मन में होता है कि हम भी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव तो एक सीट से एक ही लड़ सकते हैं, एक जिला से, तो वो एक विधानसभा से और लोगों को नहीं मिलता है। तो ये हर पार्टी का एक दस्तूर है और लगातार हर चुनाव के समय ये देखने को मिलता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने एक बात कहा कि समय ही नहीं मिला हेमंत जी को काम करने का। हेमंत जी नहीं, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन सरकार को समय नहीं मिला, तो इनको एकदम शांति से बैठ के लूटने का समय मिला। इनसे हम पूछना चाहते हैं, पूरे झारखंड को लूटने के लिए पूरे इसके जितने भी अधिकारी थे और जितने इनके कार्यकर्ता थे, जितने नेता थे, उन्होंने बालू लूट, चाहे खनिज लूट, लगातार करोड़ों रुपया लूटा। तो इस लूटने के लिए सोचने का समय मिला, और जब चुनाव का वक्त आया तो ये बरगलाने के लिए अबू आवास निकाले। तो मैं कहती हूँ अगर वो भी मिल जाता तो जनता को राहत मिलती, लेकिन उसमें भी अपने बिचौलिए 20-20 हजार रुपया लेने के लिए दलाल बिचौलिए घूम रहे थे, अबू आवास भी नहीं पहुंच पाया। उसके बाद लगातार हर योजनाएं लाने लगे, बस 4-6 महीना चुनाव को रह गया तो योजना इनको याद आ गया, झारखंड की जनता के युवाओं को, महिलाओं के बारे में इनको याद आ गया। इतने साल से क्या कर रहे थे? इतने साल से सिर्फ यही कर रहे थे, लूट रहे थे और कैसे बचे उसका उपाय ढूंढ रहे थे और लोगों को फंसा रहे थे। आपने कहा कि युवा जब जाते हैं बीजेपी की तरफ या आंदोलन करते तो उन पे नामकुम थाना या बहुत सारे थाना में केस दर्ज कर दिया जाता है। तो आप किससे लड़ रहे हैं? ये झारखंड के युवाओं को अपनी आवाज उठाने का भी क्या आप उसको शक्ति नहीं देंगे, उनको स्वतंत्रता नहीं देंगे? क्या अपनी आवाज को नहीं उठा सकते? कि आपका कोई भी एग्जाम होता है और आप उसका पेपर जो बिकता है 20-20 लाख, 25-25 लाख रेट चार्ट खुल जाता है, ये कौन खोलता है? आपका सह नहीं मिलता तो आखिर ये नौकरियां कौन फिक्स कर रहा? ये जवाब देना होगा और ये जवाब आपको जनता को देना होगा। आप चुनाव आ गया है और चुनाव में जब आपके विधायक और आप जाएंगे वोट मांगने तो हर युवाओं को जवाब देना होगा, महिलाओं के
अत्याचार और बलात्कार का जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है उसका जवाब देना होगा। आपने महिला सुरक्षा, युवाओं को नौकरी का भविष्य के सपना को दिखाकर आपने उनको ठगने का काम किया और साथ में कांग्रेस आरजेडी ने भी इन लोगों ने मिलकर झारखंड को लूटने का काम किया। चाहे कांग्रेस के मंत्री अभी पकड़े जाते हैं, उनके पीए के यहाँ पकड़े जाते हैं, ये जेल में है। क्यों जेल में है? आप गलत कर रहे हैं तब आप जेल में हैं, आप लूटने का काम कर रहे हैं। तो शांति से बैठ के लूटने का समय मिला और झारखंड का विकास के लिए आपको समय नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार को 5 साल तक झारखंड को, जनता को झेलने का कह सकते हैं कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि झेलते रहे और अभी उखाड़ के फेंकने का समय आ गया। और झारखंड की जनता की पुकार अगर कोई सुनता है तो हम लोग बीजेपी सुन रही है और गठबंधन सुन रही है और ये उखाड़ के फेंकना हमारा संकल्प है। चलिए, उखाड़ कर फेंकना हमारा संकल्प है, लेकिन एक बड़ा आरोप जो लगा दिया है अभी कमल ठाकुर साहब ने कि जब भी न्यूज 11 खोलिए हर दूसरे दिन भाजपा का कोई नेता इस्तीफा देता हुआ नजर आता है तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधे ले चलते हैं सीएम हाउस में। और एक बार हमारे सहयोगी शहनवाज भी है वहां पर, उनसे भी समझते हैं कि आखिर लुइस मरांडी जी चुनाव कहां से लड़ेंगी। आखिर गणेश महली साहब अगर सरायकेला से लड़ेंगे तो वहां पर सरायकेला में जेएमएम का कैडर कितना खुश होगा गणेश महली साहब के लड़ने से। चुन्ना सिंह को कहां से टिकट मिलेगा, कई सारे बड़े सवाल है। तो सीएम आवास पहुंच गई हैं डॉक्टर लुइस मरांडी। न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकती हैं। लुइस मरांडी एक बड़ा चेहरा, बीजेपी का बड़ा चेहरा है लुइस मरांडी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अभिषेक जी। हाँ, और पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ रहे हैं सीधे सीएम हाउस से। शहनवाज, अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अतिथि भी आए हुए हैं कांग्रेस से हमारे अतिथि आज कमल ठाकुर साहब ने कहा कि जब भी टीवी खोलिए, न्यूज 11 खोलिए, हर दूसरे दिन बीजेपी का कोई ना कोई इस्तीफा देता हुआ नजर आता है। और अभी तो बीजेपी का बड़ा चेहरा लुइस मरांडी जी नजर आ रही है, इस्तीफा दे चुकी है, देने के बाद पहुंची है, क्योंकि अभी तक तो सूची जारी नहीं हुई है। मिथिलेश ठाकुर साहब ने आज नॉमिनेशन भी कर दिया और गठबंधन की सूची भी जारी नहीं हुई है कि चुनाव कौन कहां से लड़ेगा। ये कैसा गठबंधन कैसे काम कर रहा है शहनवाज? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही चीजें चल रही हैं। मिथिलेश ठाकुर ने वाकई आज अपना नामांकन कर दिया है, अभी सूची भी जारी नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ चूंकि मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री उनकी सभा में पहुंचे थे, इसलिए इसमें कोई संशय इफबट नहीं है कि मिथिलेश ठाकुर को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब रहा सवाल अभी अभी की जो डेवलपमेंट है वो बड़ी डेवलपमेंट है। लुइस मरांडी अभी अभी अंदर गई हैं, हालांकि कल भी हम लोग इसी वक्त यहीं पर इसी जगह इंतजार करते रहे कि लुइस मरांडी आएंगी, लेकिन वो आज आई हैं। गणेश महली भी अभी लुइस मरांडी के पीछे पीछे अंदर गए हैं। चुन्ना सिंह अभी हालांकि जाने वालों में शामिल नहीं है, हम लोगों ने नहीं देखा है, हो सकता है कि शाम में ही वो आ गए हों, ये नहीं कह सकते। लेकिन सारठ के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक पूर्व विधायक शशांक शेखर भोक्ता आए थे, वो निकलते हुए यहाँ पर जरूर दिखाई दिए हैं। अब रहा सवाल कि ये लोग शामिल हो रहे हैं, और आपने पूछा था, मैं सुन रहा था कि आखिर लुइस मरांडी चुनाव कहाँ से लड़ेंगी जी। मोस्ट प्रोबेबली वो जामा से उनको मैदान में उतारा जाएगा। ये पहले से ये सारी चीजें खबरों में है, सुर्खियों में है। अब गणेश महली कहाँ से लड़ेंगे, कुणाल सडंगी कहाँ से लड़ेंगे जी, वो भी अंदर गए हैं कुणाल सडंगी जी। तो ये सब चीज तो खैर खुद हेमंत सोरेन ही जी इसका जवाब दे सकते हैं कि कहाँ से कौन लड़ेगा। बहरहाल आज आरजेडी की जो जिच और हिज थी वो भी कमजोर होती हुई नजर आई है, और अब ज्यादा समस्या नहीं है महागठबंधन की खेमे में, और धीरे धीरे लोग उसमें जोड़ते जा रहे हैं, और नए जुड़ने वालों में लुइस मरांडी शामिल है जी, बड़ा चेहरा। नए जुड़ने में लुइस मरांडी जी शामिल है, गणेश महली का भी नाम आ रहा है, गणेश महली भी भाजपा से जा रहे हैं। एक जो अराजकता नजर आ रही थी शहनवाज, आप ध्यान दें तो
हटिया सीट से भी चर्चा थी कि अजयनाथ शाहदेव को लाया जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी के तेवर तल्ख थे, जिस तरीके से विरोध हुआ था, और जब नाम की सूची जारी की गई तो तमाम कयासों पर विराम लग गया, तमाम कयासों पर पानी फिर गया। अब तो यहां तो सीधे बिना लिस्ट जारी किए हुए सीधे यहां पर एंट्री हो रही है। मैंने फिर आपसे जो सवाल अभी पूछा कि सूची लिस्ट जारी भी नहीं हुई है, गठबंधन में गड़वा किसको मिलना है पता नहीं है, लेकिन मिथिलेश ठाकुर साहब का कॉन्फिडेंस देखिए। गठबंधन से उन्होंने आज पर्चा, जेएमएम से पर्चा भी दाखिल कर दिया। कांग्रेस को तो कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक नहीं दाखिल किया है, ना ही मैंने आरजेडी के किसी नेता का सुना, ना ही भाकपा माले भी पेशोपेश में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ एनडीए को देखे तो एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी ओपन कर दिया और घोषणा भी कर दी प्रत्याशियों की, कहीं कोई जिच हिच दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में ये जो बीजेपी की पैराशूट लैंडिंग जेएमएम में हो रही है, इससे बाकी दलों के क्या हालात होंगे शहनवाज? अब तो जमुआ पर केदार हाजरा को भी इन्होंने ज्वाइन करा लिया है और माले ने केदार हाजरा के सीट पर दावा ठोक दिया है कि जमुआ हमें चाहिए। हाँ, ये कुछ समस्याएं आ रही हैं। जमुआ के बारे में माले का बहुत सख्त दबाव है। अब इसको कैसे निपटा जाएगा, इससे हेमंत सोरेन इससे कैसे निपटेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा आरजेडी को आज 7 सीटों की जो घोषणा हुई है उसमें बरकट्ठा भी एक है। तो ये सब कुछ चल रहा है, थोड़ा डिले प्रोसेस है और ऐसा क्यों किया जा रहा है ये पता नहीं। हो सकता है पैराशूट लैंडिंग और कराना चाहते हो जेएमएम के लोग, ताकि एनडीए पे कुछ दबाव बनाया जा सके, क्योंकि उनके यहाँ जो लिस्ट जारी हुई है उससे जो बगावत उपजी है उसको उसका फायदा उठाना चाहते होंगे अगर महागठबंधन के लोग, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो मुझे लगता है कि ये इसमें लिस्ट में देरी हो रही है और आज मुझे लगता है कि लुईस मरांडी, कुणाल सारंगी, गणेश महली के, चुन्ना सिंह वगैरह के शामिल हो जाने के बाद कल लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि अभी भी अगर लिस्ट जारी नहीं हुई तो आगे बहुत सारी समस्याओं को सामना उनका करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल शहनवाज, और यह भी देखना पड़ेगा कि लिस्ट जारी करने के बाद ही बगावत शुरू होती है। अक्सर जैसे भाजपा ने और आजसू ने अपनी लिस्ट जैसे जारी की है, बगावती तेवर सामने आने लगे हैं। और अभी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले को भी अपनी सूची जारी करनी है। अभी तो पहले सीटों पर जिस बन जाए, फिर जैसे जैसे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी उस पर भी चर्चा करनी होगी कि किसका कैडर कहां है और सीट किसको दिया जा रहा है। अब रांची विधानसभा सीट तो जेएमएम के हिस्से में जाता दिखाई दे रहा है, कैडर यहां कांग्रेस का है। कांग्रेस काम करेगा जेएमएम के लिए, नहीं करेगा, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बहुत धन्यवाद धन्यवाद, नजर बनाए रखिए, तुरंत लौटूंगा आपके पास, कुछ बड़ी रहती है, कुछ बड़ी खबर अगर रहती है तो। बहुत धन्यवाद। तो सियासी हलचल तेज है। जामा से विधायक लड़ेंगी लुईस मरांडी जी। 2014 में इन्होंने हेमंत सोरेन को परास्त किया था, करीब 5200 वोटों से हेमंत सोरेन को पराजित कर विधायक बनी थी दुमका से। इस बार जामा से लड़ेंगी। अब जामा से लड़ेंगी कि दुमका से लड़ेंगी, नहीं तो फिर बसंत सोरेन साहब कहां से लड़ेंगे, कई सारी उलझने हैं। जामा चूंकि खाली हुआ, सीता सोरेन जी जामताड़ा गई है, तो लुईस मरांडी को जामा से उम्मीद किया जा रहा है लड़ने का। लेकिन अगर दुमका मांग लिया तब तो फिर बसंत सोरेन साहब पर आफत मंडराने लगेगी कि दुमका से अब मैं भी लड़ूंगी। दुमका की ही प्रत्याशी रही है, राजनीति सरगर्मी भी उनके दुमका में ज्यादा रही है। गणेश महली भी भाजपा से चले गए हैं शिफ्ट होकर। वो गणेश महली जो कि पिछले 5-6 चुनावों में कभी भी चंपाई सोरेन के अभेद्य किलर को भेद नहीं सके, उनको भी जेएमएम ने दिया है। अब सीट जेएमएम की है या चंपाई सोरेन की, ये तो ताकत आजमाइश की बात है। रुक करते अपने अतिथियों का, सीधे चलते हैं एक बार कांग्रेस से। कमल ठाकुर साहब हमारे साथ है। कमल ठाकुर साहब, आपकी बात भी अधूरी थी, मेरे सवाल भी थोड़े अधूरे रह गए। हमने तस्वीरें दिखा दी, आपने कहा था कि हर सुबह जाते हैं लोग, तो लुईस मरांडी जी का तो कार्यस्थल दुमका रहा है, दुमका से चुनाव लड़ती रही हैं। 2014 में हेमंत सोरेन को परास्त भी किया उन्होंने, और दुमका फिलहाल बसंत सोरेन के हाथ में है। तो ये जामा से लड़ेंगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर दुमका मांग दिया तो करेंगे क्या? और दूसरा ये जवाब दे दीजिएगा कि जब सीटों का गठबंधन फाइनल ही नहीं हुआ कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, तो क्या गठबंधन में इतना भी सम्मान नहीं मिलेगा आपको कि जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर साहब ने आज पर्चा भी दाखिल कर दिया और अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और सीट शेयरिंग भी सामने नहीं आया है, किसी का कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं हुआ है। देखिए, सीट शेयरिंग का खाका पूरा तैयार हो चुका अभी आपके। तो आप एक प्रत्याशी, आपका किसी ने फॉर्म क्यों नहीं भरा अभी तक? भरेगा लोग, सारा चीज, मतलब वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हिम्मत की बात नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ा, हिम्मत की बात नहीं है।
70 सीट जो पहले बात हुई है कांग्रेस और जेएमएम का जी, उसका सारा खाका तैयार है कि कौन कहां से लड़ेगा, कौन उम्मीदवार हो। ऐसी बात नहीं होती है। देखिए होता क्या है कि चुनाव में जाने से पहले सारा समीकरण को देखना पड़ता है। समीकरण के हिसाब से जो देखा गया उसमें मिथिलेश ठाकुर जी अपना नामांकन किए हैं। इस समीकरण में उनका सब चीज ठीक है, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जहां तक सीट शेयरिंग का है तो ये हो चुका है। आप आज आरजेडी का जो हम भी मानते हैं कि कल आरजेडी थोड़ा नाखुश था। मनोज झा ने जो सवाल उठाए उनका पीड़ा जायज भी है, हम इसको बात को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव में कोई भी दल जाता है तो वो चाहता है कि मैक्सिमम सीट पर हम चुनाव लड़ें। लेकिन दल जो होता है वो देखता है कि आपका ताकत कितना है, किसका ताकत कितना है, और उसके हिसाब से गठबंधन में सीट शेयरिंग होगा। सारा गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका तैयार हो गया। आप माले का भी देखेंगे जो उनके साथ राजद के साथ तो साहब ऐसा है कि हर चुनाव के पहले राजद का विरोध आता है, फिर पटना से कोई एक बड़ा चेहरा आता है, सीएमओ के अंदर जाता है, और पता नहीं सीएमओ के अंदर से जब बाहर आता है, सीएम हाउस से बाहर आता है, क्या लेकर आता है, क्या आश्वासन मिलता है कि बाहर आते ही राजद घुटने पर बैठ जाता है। अभिषेक एकदम अचानक नारे लगने लगते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है। 2014 में बीजेपी और आसू का गठबंधन टूटने का कारण क्या था? आसू 17 सीट मांग रहा था, बीजेपी 15 दे भी रहा था, फिर भी गठबंधन नहीं हुआ। इस बार 10 पर आप मान गए। कौन सा मंत्र मारा गया भाई? तो जो लड़ने वाले नेता थे कुछ को तो आप ही लोगों ने ले लिया, उमाकांत रजक साहब को। अरे तेरी तो वहां मान सम्मान नहीं था तो चले आए। मतलब आपके पास भी कैंडिडेट वहां नहीं था तभी तो लिया। नहीं ऐसा बात नहीं है। अरे सर, तो अगर होता था इसका मतलब ये जो प्रक्रिया है ना, ये तो चलती है। ये जो प्रक्रिया है, सुन लीजिए, ये जो प्रक्रिया है प्रत्याशी लूटने वाला, ये महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का नेचर नहीं है। ये कौन बचा है साहब राजनीति में? इससे कौन बचा है? कौन सा दल बचा है? ठीक है, आना जाना मैं भी मानता हूं लगा रहता है। अब तो जेपी भाई पटेल पर भी खतरा मंडराने लगा। जेपी भाई पटेल साहब तो अपनी विधायकी से भी गए, सांसद का मिला नहीं। अब करेंगे क्या? ये आप ये मैं नहीं कह रहा, ये आप समझ रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। मैं आपको आपके पास तो सर 31 से 33, आप तो 2 विधायक आपने और ले लिए, शिल्पी नेहा तिर्की जी को और प्रदीप यादव जी को। आपको 33 सीटें चाहिए थी, आपको 2 सीटें कहकर आपको 33 से 4 सीटें माइनस करवा दी गई। पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद अब आपको मांडू से आपका जेपी भाई पटेल साहब का खोया हुआ जो जगह तक खोई हुई, अब वहां भी जगह मिलना मुश्किल है। जेपी भाई पटेल साहब अब ये तो कहां से चुनाव लड़ेंगे? ये तो आप सोच रहे हैं ना। नहीं मैं नहीं, आप ज्यादा बेहतर। मैं आपको बता रहा हूं कि जेपी भाई पटेल जो है चुनाव लड़ेंगे और मांडू से ही लड़ेंगे। अब तो ये बात तो कल आपको हम बता देंगे। चलिए, आज तो बता रहा हूं कि लड़ेंगे। तो मेरे भी नजर है कि आखिर कौन सी 4 सीटों पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करती है। देखिए, जब आप गठबंधन में जाते हैं, हाँ तो भाई आप बड़ा दिल लेके जाएंगे तो ही चुनाव। तो सर ये बड़ा दिल हमारे साथ नहीं, जिनकी कटेंगी सीटें उनको बताइएगा, क्योंकि जो असंतोष अभी लुइस मरांडी मैडम के चेहरे पर दिख रहा था। वीणा जी का रुख करता हूं एक बार। वीणा देवी जी, ये असंतोष तो लिस्ट निकलने के बाद सामने आ जाता है। बीजेपी का लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी है, आजसू की पहले सूची जारी हो चुकी है, असंतोष सामने आ गया है। जेएमएम कांग्रेस ने अभी तक अपनी कोई सूची जारी नहीं की, लेकिन नॉमिनेशन शुरू हो गया है। मिथिलेश ठाकुर साहब का नॉमिनेशन पूरे गठबंधन को एक चुनौती है। अब ये गठबंधन कैसे लेता, आरजेडी इसको कैसे लेता, ये इन लोगों पर है। लेकिन फिलहाल तो आरजेडी बैकफुट पर घुटने पे दिखाई दे रही है। 22 सीटें 19 सीटों की मांग थी, 7 सीटों पर 5 सीटों पर बच रहे हैं। भाकपा माले भी कहा 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी। अब सुन रहा हूं कि 7-8 सीटों पर आकर वो भी सिमट चुका है। लेकिन कुल मिलाकर गठबंधन में जिच अभी भी बनी हुई है। कांग्रेस और जेएमएम का फॉर्मूला फिक्स हो चुका है। 41 सीट पर जेएमएम की भाई 2 सीटें मैं भी अपना नुकसान कर लूंगा, और 29 सीटों पर कांग्रेस को समेटा गया। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम की लड़ाई में एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। जेएमएम तो अपना किला, ऐसे भी उसके पास कुछ सीटें कम हो चुकी थी उसके विधायकों के, लेकिन कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट थे। कांग्रेस के जो लोग हारे थे वो भी इंटैक्ट थे। ये 33 सीटों को कांग्रेस कैसे पाटेगा? और ये जो असंतोष अभी डॉक्टर लुइस मरांडी के चेहरे पर नजर आ रहा था, क्या नजर आ रहा है कि अभी आपके यहां भी दरवाजे खुले हुए हैं? क्योंकि अब टिकट की तो उम्मीद ना ही है, कुछ सीटें बची हुई हैं। और
लिस्ट जारी करना इन्होंने शायद इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि लिस्ट जहां जारी करेंगे ये भगदड़ तो होनी है, तो रास्ते सारे बंद हो जाने देते हैं। अभिषेक जी, मैं अभी नहीं बता सकती हूँ कि कितने यहाँ पे किसके टिकट के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का कार्य होता है कि वो सीटों पे बात करें। हम जो पैनल पर आते हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि अपनी पार्टी को बात को मुखरता से रखें। मैं पहले कमल ठाकुर जी को जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि आदरणीय अभी कमल ठाकुर जी ने कहा ना कि पिछले बार 17 सीटों पर बात हो रही थी, 15 देने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सुने गठबंधन तोड़ दिया। ठीक है, पिछली बार जो हुआ उसका भुगतान पूरे राज्य को भुगतना पड़ा। एकमात्र विधायक थे निर्दलीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, और वो अकेले बिहार का विधानसभा में लड़ रहे थे झारखंड अलग राज्य के लिए। जब राज्य को उन्होंने देखा कि अब त्रस्त हो चुकी है राज्य की जनता, बेरोजगारी से त्रस्त है, यहाँ का कानून व्यवस्था त्रस्त हो गया, ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्याप्त है, थाना में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कौन आदमी जो एक होता है ना किसी चीज का जन्मदाता, झारखंड राज्य का जन्मदाता सुदेश कुमार महतो भी रहे और 18 साल की उम्र से उन्होंने आंदोलन किया, क्या उनका दिल नहीं पिघलेगा? उनका मन में ये चीज बैठ गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सरकार एनडीए की बननी चाहिए, मुझे सीटें मिले या ना मिले। हम सत्ता के लालची नहीं रहे हैं, हम एक निर्दलीय विधायक थे, हमें भी ऑफर दिया गया था, सुदेश जी को ऑफर मिला था, आप ये बनिए वो बनिए। टुंडी का भी घोषणा नहीं हुआ है, छोड़ दीजिएगा ना, टुंडी का घोषणा भी नहीं हुआ बोल दीजिए कि छोड़ देंगे। किसके लिए छोड़ेंगे? किसके लिए छोड़ दें? आपके लिए छोड़ दें? नहीं, मेरे लिए तो मेरे लिए छोड़ना किसके लिए? बीजेपी के लिए छोड़ देते। पहले मुझे सुदेश जी की बात रख लेने दीजिए। काशी विधानसभा में रहा है, इल्जाम लगाया सुदेश जी पर, राज्य को अलग करने के लिए इनके जो इंडिया गठबंधन है, इसमें सारे लोग जो वही गठबंधन में है जो राज्य को नहीं बनाना चाहते थे। झारखंड राज्य अलग करना इनकी मंशा नहीं थी, इसीलिए राज्य से प्रेम नहीं करते हैं। जब इनको सरकार में आना होता है, ऐसे तैसे वादे करके, झूठे वादे करके ये आते हैं। एक सामान्य पद का मुख्यमंत्री कभी इतना झूठ बोल के मुख्यमंत्री नहीं बना होगा कोई भी आदमी, ये भले कितना भी अपनी बातों को सफाई दे ले, लेकिन तो वादे तो सारे के सारे इनके झूठे ही रहे हैं। सुदेश कुमार महतो कभी झूठ बोलकर नहीं कुछ बने हैं, और उन्होंने पूरे आंदोलन के साथ राज्य को अलग किया। एक स्वर्णिम सरकार का उन्होंने सपना देखा। अभी सिल्ली में वो एकमात्र विधायक हैं, उनके मतलब सिल्ली का वो विधायक ही सिर्फ है, मंत्री तो नहीं है, लेकिन जाकर सिल्ली का विकास देखिए। आपके मुख्यमंत्री क्षेत्र का मुझे तुलना करके बता दीजिए कि सुदेश जी ने जितना कार्य किया अपने सिल्ली में, उतना आपके मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में किए हैं। कौन सा बरहेट से कि दुमका से, कहां से बोल रही हैं? और दोनों ही जगह बता दें, कोई भी जगह बता दें। अभी तो आपकी कल्पना सोरेन जी भी 3 महीने से विधायक हैं, उनके क्षेत्र में उन्होंने कौन सी महिलाओं के लिए किया? महिला आयोग तक का गठन इन्होंने नहीं किया महिलाओं के लिए, और आप कहते हैं कि हम राज्य हितैषी हैं। जहां आरजेडी की बात है तो यहाँ के वहाँ पे कोई प्रवक्ता उनके उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं आरजेडी की, मैंने कहा ना, ये पूरा इंडिया गठबंधन जो है पूरे राज्य के खिलाफ था। ये चाहते ही नहीं थे कि झारखंड राज्य अलग हो। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ना होते तो क्या राज्य हमारा अलग होता? और उनके साथ इसीलिए सुदेश जी रहते हैं क्योंकि राज्य की परिकल्पना कहीं ना कहीं बीजेपी ने की थी, और बीजेपी उनके हाथों में, उनको लगता है। एक कारण और भी है कि पिछले चुनाव में आप लोगों ने मुंह की खाई है जी। आप लोग वोट परसेंटेज में ज्यादा थे, बावजूद इसके सरकार बनाने में असफल रहे। इस बार आप लोग ये जानते थे कि ये कहीं ना कहीं ये खाई और बढ़ती चली जाएगी, राज्य हित के लिए भी जरूरी, और राज्य हित के लिए आप लोगों ने ये निर्णय लिया। दूसरा कि लोग भी समझ रहे हैं कि अगर आप आते समय चुनाव के पहले जिस तरीके का हंगामा पिछली बार एनडीए ने बरपाया था कि अलग होना है, कौन कहां से लड़ेगा नहीं लड़ेगा, एक ही सीट पर आसू बीजेपी दोनों लड़ रही है, इस बार वही हालात आईएनडीआईए के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब आ चुके, नॉमिनेशन चालू है, लेकिन यहाँ झगड़ा शुरू है, झगड़ा सिमटने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी बात जो इनकी थी कि ये जो कह रहे थे कि हमारी जो गठबंधन दल है वो दूसरे नेताओं को अपने तरफ तोड़कर नहीं लाती है, तो ठीक है नहीं लाती है, बहुत शरीफ है आप, बहुत अच्छे हैं भाई, राजनीति में इतनी शरीफ पार्टी मिलेगी कहाँ? तो मुझे बताइए कि आपकी बहू रानी को मनाने की जगह आपने लुइस मरांडी को क्यों ज्वाइन कराया? मना लेते अपनी सीता सोरेन जी को। कोई भी आदमी चाहता है कि मेरी घर की बहू, मेरी सम्मान, मेरी इज्जत मेरे घर में रहे। आपने तो उन्हें बीजेपी में छोड़ दिया, तोड़ने का काम अभी लुइस मरांडी को लाकर आपने किया। ईडी पीछे लगा दिए आप लोग, अब ईडी याद आ गया। अरे ईडी लगा दिए ना, आप ईडी याद आएगा ही, क्यों नहीं याद आएगा? अरे जो ईडी को हेमंता के घर जाना चाहिए वो झारखंड में घूम रही है, जो ईडी को शिवराज चौहान के घर जाना चाहिए वहाँ ईडी झारखंड में घूम रही है। बहू को सम्मान दिया गया, बहू 3 बार विधायक बनी जेएमएम से। ठीक है, विधायक ही क्यों बनी, मंत्री क्यों नहीं बनी? अच्छा, आप जो तय कीजिएगा हम उसको मान लें, तो फिर क्यों नहीं मानिएगा? आप बोल दीजिए मंत्री, तो सुदेश कुमार महतो को मुख्यमंत्री मान लिया जाए, चेहरा मान लीजिए। अरे सुदेश कुमार महतो जी को बीजेपी मान ले। सुरेंद्र लिंडा साहब भी हमारे साथ है। सुरेंद्र लिंडा साहब, कैसे देखते हैं आदिवासियों के हालात को? आप भारत आदिवासी पार्टी, आप लोगों ने अपने दल का नाम रखा है, क्या विजन रखा है, कैसे विकास करेंगे आदिवासियों का, अलग क्या होगा आप लोगों के पास? क्योंकि सारे जो हालात देख रहा हूं, मैया कल्याण योजना, अबुआ आवास योजना,
योजनाएं तो बहुत सरकार चला रही है, क्या मानते हैं आदिवासियों को इसका फायदा मिल रहा है? उस आखिरी व्यक्ति तक जन कल्याण जा रहा है? अब तो 2500 रुपए मिलेंगे, भले सरकार 96,000 करोड़ के कर्ज में है और 75,000 करोड़ और कर्ज लेना पड़ेगा 5 साल में, सरकार चाहे जिसकी भी बने। देखिए, झारखंड बने 23-24 साल हो गया है, यहाँ दोनों जो है एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, दोनों की सरकार रही है। मतलब आप लोग अभी किसी गठबंधन में नहीं? बिल्कुल कहीं नहीं है, दोनों की सरकार रही है और हम लोग ने सभी गठबंधन को देखा। यहाँ पे सिर्फ जो है जब चुनाव आता है तो छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा जो वोटर है उनको लुभावन दिया जाता है उनको। तो जेएमएम तो बोलता है कि आदिवासियों के हितैषी पार्टी, आप लोग जेएमएम को क्यों नहीं सपोर्ट करते? जेएमएम में नए युवाओं की भागीदारी क्यों नहीं होती? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात तो रखता हूं, हम लोग देखें कि 23-24 साल तक दोनों गठबंधन को हम लोग देखें कि यहाँ पर योजनाएं, छोटी छोटी योजना लगा के हम लोग जो वोटर है उनको जो है हम लोग लुभाते हैं चुनाव के समय। लेकिन क्या अभी तक 24 साल 23 साल होने के बाद क्या हम लोग का आदिवासियों के हितों की क्या नीति यहाँ पर निर्धारण हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। स्थानीय नीति का मुद्दा अधूरा रह गया है, यहाँ पर नियोजन नीति का मुद्दा रह गया है, पेशा कानून अभी यहाँ देखिए लागू नहीं हुआ है। अभी जो झारखंड हाईकोर्ट दो महीना पहले बोले थे कि आप 2 महीना के अंदर में आप पेशा कानून लागू कीजिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जिससे आदिवासियों के हितों की जो रक्षा होगी वो तो यहाँ पे बिल्कुल कानून नहीं बन रहा है, तो हम लोग तो नाखुश है। इस बार निश्चित तौर पर भारत राष्ट्रीय पार्टी झारखंड पाई है, तो निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस से भी आदिवासी लोग दूर होंगे और बीजेपी से भी दूर होंगे आदिवासी लोग। यहाँ पर निश्चित तौर पर भारत राष्ट्रीय पार्टी को लोग इस पर चाह रहे हैं। और कितने सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी आप लोग? अभी हम लोग पहली सूची जारी की है, आज हम लोग 9 सीटों की आज सूची जारी की है और हम लोग ना सिर्फ रिजर्व सीट पर लड़ रहे हैं, हम लोग अनरिजर्व सीट इस बार लड़ रहे हैं और दूसरी तीसरी सूची अभी आनी बाकी है। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अब आदिवासियों को विश्वास नहीं रहा? बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की हितैषी है, विश्वास नहीं आदिवासियों को? बिल्कुल। पिछली सरकार में हम लोग देखे थे, पिछली सरकार में जो आदिवासियों का जो अहित हो रहा था, हम लोग विरोध किए, एनडीए सरकार को विरोध करके। सुरेंद्र रिंडा साहब, तीर धनुष के नाम से गांव गांव में, संथाल में, कोल्हान में मैंने भी रिपोर्टिंग की है, बाबा गुरुजी का चेहरा और तीर धनुष, इन 2 चीजों को तो मैं मानता हूं कि आदिवासी समाज के भीतर एक प्रभुत्व है कि अगर हमको वोट देना है तो नाम भी नहीं जानते कि उनके इलाके से कौन विधायक का प्रत्याशी है, उनको पता नहीं है। सिंबल तीर धनुष पता है कि मुझे जाकर तीर धनुष में छाप मार देना है। तो क्या ये चीजें अब गांव से खत्म कर सकेंगे आप लोग? देखिए, गुरुजी एक सम्मानित व्यक्ति है, हमारे लिए बहुत हम लोग उनको मानते हैं। बावजूद हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी का वर्तमान का जो सरकार है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जेएमएम का जो नीति सिद्धांत है बिल्कुल गुरुजी से मतलब भटक चुका है। गुरुजी के सिद्धांत से बिल्कुल जेएमएम की सिद्धांत भटक चुकी है। अब ये जो सरकार है किसी तरह सत्ता में रहना चाहती है, इसी तरह का नियम बनाती है, इस तरह की योजना लेती है, सत्ता में रहना है और आदिवासियों का जो हितों का काम कुछ नहीं करना, बस यही हो रहा है अभी तक। चलिए, तो आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि जेएमएम जो है वो आदिवासियों के हित से भटक गया। अब तो ये झामुमो के नेताओं को तय करना है कि पहला पर्चा मिथिलेश ठाकुर साहब भर रहे हैं। कोई आदिवासी नेता अगर भरते तो प्राथमिकता समझ में आती। सीएम साहब ने वहां जाकर ये मुहर लगा दिया कि भाई मिथिलेश ठाकुर साहब की सीट पक्की है। अब आरजेडी को गढ़वा चाहिए था, सांसद का चाहिए था, तो अब अपना विधायक देख लीजिएगा आपको मिलता है नहीं। शोभा यादव जी, इतना असंतोष, लुइस मरांडी इतनी सीनियर वरिष्ठ नेता, गणेश महली आपके, मुझे लगता है कि अगर चंपाई सोरेन नहीं आए होते तो सरायकेला से प्रत्याशी होते। कुणाल सारंगी जी का तो लोकसभा से ही चल रहा था आपके यहाँ कि लोकसभा में प्रत्याशी चाह रहे थे, घाटशिला से उन चंपाई सोरेन के पुत्र को मिल गया है, बाबूलाल सोरेन जी को। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये असंतोष क्या पहले से बातें नहीं हुई हैं आपस में? क्योंकि मेनका सरदार जी से आज पोटका में जाके मिली मीरा मुंडा और उसके बाद मेनका सरदार जी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया पार्टी से। तो क्या अब इग्नोरेंस चल रहा है कि लुइस मरांडी जैसी वरिष्ठ नेता को इस समय जेएमएम जाना पड़ रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चुनाव के समय ऐसा होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि हर लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। और लुइस मरांडी जी को पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया, चाहे मंत्री पद हो, चाहे वो अभी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और लगातार उनको सम्मान मिला। तो कहीं कहीं कुछ ऐसी मजबूरियां जरूर होती है कि कभी कभी लोगों को पूरा संतुष्ट नहीं कर पाते। ये सभी राजनीतिक दलों के साथ होता है, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें बहुत सारे लोगों को उम्मीद होती है जो कि पूरा नहीं कर पाते। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और लुइस मरांडी जी गई हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि जेएमएम में ऐसा कोई नहीं, जितना सम्मान बीजेपी ने उन्हें दिया जेएमएम वो दे ही नहीं सकती है। जेएमएम तो सिर्फ दिखा
दिखाने के लिए कि हम बीजेपी के लीडरों को ला रहे हैं और हम जेएमएम से पूछना चाहते हैं जहां जहां से वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो जेएमएम के कार्यकर्ता जो वर्षों से उस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए वो क्या करेंगे, जो कि आप बाहर से लाके आप भी प्रत्याशी उतारेंगे, दूसरे पे आप आरोप लगाते हैं। आप ये कहिए कि अपने कार्यकर्ताओं के क्या कीजिएगा जो उम्मीद पाले हुए कि वहां से। तो हर पार्टी में भगदड़ मचता है चुनाव के समय, बहुत बड़ी बात नहीं है। और लुइस मरांडी जी हमारे माननीय आदरणीय लीडर हैं और हमेशा उनको बीजेपी ने सम्मान दिया है और अभी अगर रास्ते से अगर भटक गई हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको मोह भंग होगा। मोह भंग होगा। कमल ठाकुर साहब, अब आपसे एक जवाब चाहूंगा सर। कांग्रेस से सुखदेव भगत साहब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, समीर उरांव साहब चुनाव लड़ रहे थे, वहां से चमरा लिंडा जी ने पर्चा भर दिया। चमरा लिंडा को पता नहीं सोकोस किया गया नहीं किया गया, अभी चमरा लिंडा साहब वहां से प्रत्याशी हैं जेएमएम के बिशनपुर से, समीर उरांव भी वहीं से प्रत्याशी हैं। लेकिन सुखदेव भगत साहब ने चुनाव लड़ा चमरा लिंडा के एंटी जाकर, वही लोबिन हेम्ब्रम ने भी चुनाव लड़ा वहां अपने बोरियो विधानसभा क्षेत्र बोरियो से। लोबिन हेम्ब्रम साहब को पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वहां जेएमएम की बात थी, यहां बात कांग्रेस की थी। चमरा लिंडा साहब को सराखों पर बिठाया गया और उसके बाद भी आप कहते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन। क्या मजबूरियां हैं कांग्रेस की? राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी आपके पास कोई बड़ा आदिवासी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है, इसलिए आपको पीछे पीछे चलना पड़ता है जेएमएम के। देखिए ऐसा है ना, लोबिंदा और चमरा लिंडा के तौर तरीकों में बहुत फर्क था। ये आप सुखदेव जी से मुझे बुलवा दीजिएगा, मैं वहां जाऊंगा तो आपको फोन करके लाइव पर लूंगा। आप पूछवा दीजिएगा। दोनों के तौर तरीका में अंतर था। लोबिंदा ने खुलकर विरोध किया था, जिस पार्टी को सींचने में उनका पूरा हाथ था, किस लालच में आके इतना विरोध किया, जबकि आप उस दल के सदस्य हैं, आप उस दल में रहे हुए हैं, फिर भी आप। लेकिन चमरा लिंडा जी का सवाल ये है, ठीक है नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ बोलने का अधिकार है। अब आपके विधायक तो दिल्ली तक गए थे असंतोष लेकर प्रदेश कमेटी से, आपको याद होगा, मंत्री पद को लेकर। तो ये तो परंपरा है ना भाई कि बोल सकते हैं। हाँ। लोबिन जी ने भी बोला, अपना जो उनका विरोध था उन्होंने जताया। आपका देखिए, एक बात होता है कि जब आप बोलते हैं तो पहले ये भी सोचना पड़ता है कि पार्टी ने आपको क्या दिया। केवल आपको कुछ चीज नहीं मिलने के बाद आप सवाल उठाने लगते हैं। मतलब आप मानते हैं कि सुखदेव भगत जी के साथ ठीक हुआ? नहीं, वो जो G19 कन्वेंशन में लड़े हैं, मैंने रिपोर्टिंग की है वहां, कमल ठाकुर साहब। आप पहले सुन लीजिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चमरा लिंडा जी पर मैं जरूर एक बात कहूंगा कि उन्होंने ठीक है चुनाव लड़ लिया, पार्टी उन पर एक्शन भी ली थी जेएमएम। हम लोग भी नाराज थे कि आखिर जब आप गठबंधन में है तो आपको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उनका तरीका जो शालीन था, इसलिए पार्टी ने उन पर मैं भी उन्हें बहुत शालीन व्यक्ति मानता हूं। चलिए एक आखिरी सवाल, आखिरी 10 मिनट बचे हैं। राजधानी पर एक सवाल है कमल ठाकुर साहब, चारों लोगों से सवाल रहेगा। सीपी सिंह साहब 5 बार के विधायक हैं, 6 बार के मुझे लगता है 6 बार के विधायक हैं। सीपी सिंह साहब एक बार फिर मैदान में है। गठबंधन से जो नाम सामने आ रहे हैं, जेएमएम से महुआ माझी जी का नाम सामने आ रहा है, आपके तक भी ये नाम गया ही होगा चर्चा में। क्यों महुआ माझी पे दाव लग रहा है, जबकि महुआ माझी राज्यसभा सांसद हैं, 4 साल का टेन्योर उनका बचा हुआ है, बावजूद इसके उनको टिकट देना आखिर बाकी कार्यकर्ताओं के साथ या गठबंधन धर्म का कितना पालन है, जबकि आपकी कांग्रेस की पूरी कमेटी रांची बैठती है, आपकी प्रदेश कमेटी, आपकी जिला कमेटी, आपकी महानगर कमेटी सब रांची में है, बावजूद इसके टिकट ले पाने में आप लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि एक बार आपके महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी बहुत भारी मतों से हारे थे। देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर लेवल का चीज है। पार्टी जब बैठती है तो तय होता है कि कौन सा सीट पर कौन आदमी लड़ेगा। और मैं अभी ये भी बात नहीं बता पाऊंगा कि महुआ माझी ही उम्मीदवार है, लेकिन एक चीज है जरूर, मुझे दूसरा एक नाम आप बता दीजिए जेएमएम से। एक बात और है कि महुआ माझी ने जो पिछली बार चुनाव लड़ा, थोड़ा सा चुप के चलते चुनाव हम यहाँ हार गए, नहीं तो ये सीट भी इंडिया। तो इसका मतलब है फिर राज्यसभा सांसद का पद खाली होगा सर, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो हुआ है कि
कृषि मंत्री रहते हुए विधानसभा का आप लोगों के पास एग्जाम्पल बहुत देखिए उनके पास नेता ही नहीं है। जेएमएम के पास ना तो कोई महिला नेता है और ना नेता नहीं होने के कारण। शोभा यादव जी कई नाम आए, रांची विधानसभा को लेकर भी कई नाम आए, बीजेपी में भी कई नाम आए, लेकिन बीजेपी ने अपनी परंपरा का निर्वहन किया। यह भी एक बात चर्चा है कि नवीन जायसवाल को रांची विधानसभा लड़ाना है, कांग्रेस से अजय नाथ सहदेव को हटिया लड़ाना है। शायद कांग्रेस से अजय नाथ सहदेव का टिकट भी गोल कर दिया गया, ये रूमर था या सच्चाई थी। अजय नाथ सहदेव को भी कहीं ना कहीं भीतर खाने में धकेल दिया गया। ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये लोग षड्यंत्र करते हैं। चलिए सर, मैं तो इन सबसे वाकिफ हूं, कई सारी सच्चाइयां जानता हूं जिसके प्रमाण नहीं होते, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सीपी सिंह पे दांव खेला है, ठीक है, सीपी सिंह साहब अब थोड़ा उनका तबीयत भी उनकी खराब रहती है, लेकिन 6 बार का सिटिंग है तो उनको यह अवसर मिलना था। उन्होंने भी बात रखी थी कि मैं आखिरी बार एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसके बाद वो खुद लड़ना नहीं चाहते। इसीलिए जो भी लोग दूसरे तीसरी लाइन में थे, कतार में थे, वो सारे लोग उनके घर गए, उनको मिठाई खिलाया जिनका नाम चल रहा था। संदीप वर्मा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। संदीप वर्मा साहब आपको लाइन में दिख रहे थे क्या? नहीं तो क्या साहब, आप भी कमल ठाकुर साहब, आप अच्छे से सूची जानते हैं कि किसकी सूची कहां थी। अब ये संदीप वर्मा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, अलग मुद्दा है। संदीप वर्मा साहब बीजेपी की लाइन में कहां से थे? लाइन में कौन थे सर? ये तो चल ही रहा था कि किसको कहां से टिकट मिल सकता है। खैर एनीवे, शोभा यादव जी, आप भी एक महिला हैं, आप क्या मानती हैं कि राज्यसभा सांसद का पद छोड़कर विधायक का चुनाव लड़ना, और वो भी रांची विधानसभा को कैसे देखती हैं? कांग्रेस का क्षेत्र मानती है कार्यक्षेत्र या झामुमो का कार्यक्षेत्र मानती है? और अगर आप जानती हैं कि रांची से या रांची विधानसभा क्षेत्र से जिलाध्यक्ष कौन है कांग्रेस का या जेएमएम का, तो मुझे नाम बता दीजिएगा। जेएमएम के जिलाध्यक्ष कौन है, आप जानती हैं? जेएमएम के जिलाध्यक्ष तो नहीं जानते, कांग्रेस के कुमार राजा जी हैं, जो लगातार अपने सीट के लिए रांची सीट मांग रहे थे। लेकिन यहाँ तो सवाल है कि जेएमएम बॉस की तरह ट्रीट कर रहा कि हम बॉस हैं और आप लोग अगल बगल आपको दान में कुछ सीटें दे रहे हैं, लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये इस तरह से। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, क्या जेएमएम में कोई महिला लीडर नहीं है? सिर्फ एक महुआ मांझी पे बार बार ये लोग लगाते, अभी 4 साल बचा हुआ है, कोई दूसरी महिला लीडर को बढ़ाते, लेकिन आखिर में महुआ मांझी के प्रति इतना कमजोरी क्यों है? इसलिए कि सिर्फ एकमात्र महिला है जो कि जेएमएम में लीडर है, इसमें एकमात्र महिला है जेएमएम में, ऐसा तो नहीं हुआ। और ऐसा ही लगता है जैसा इनका है कि आप 4 साल का राज्यसभा सांसद को छोड़कर आप फिर से रांची विधानसभा लड़ने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जेएमएम में महिलाएं नहीं है और या महिलाओं पे आप विश्वास नहीं करते। एकमात्र आपके पास 2-4 लीडर हैं जिस पे आप खेलते हैं। तो ये ऐसी पार्टी है जिसमें मिथिलेश ठाकुर के बारे में भी आपने कहा कि अभी तो गठबंधन का अभी अनाउंस भी नहीं हुआ सीट को, और वो जाके पर्चा भरते हैं और वहां मुख्यमंत्री बाकायदा उनके मंच पे जाके भाषण दे रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कांग्रेस और आरजेडी को कुछ भी नहीं समझते हैं, वो उनको अपमानित कर रहे हैं, उनको ढकेल रहे हैं, सम्मान पर तो सवाल उठ रहा है, उनको ढकेल रहे हैं, लतियार है कहिएगा झारखंड के लैंग्वेज में, तो भी ये हाथ जोड़ के जो दे रहे हैं वो लेने के लिए विवश है, क्योंकि इनका अपना जनाधार नहीं है। रांची जैसा सीट जो इनका नेता जो जिला अध्यक्ष मांग रहा, लेकिन आप सही सवाल आपने कहा, मुझे लगता है का नाम भी नहीं जानते। मुझे लगता है कि इनके जिलाध्यक्ष कुमार राजा ने अभी आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, उन्होंने मांगा भी सीट को, एक बड़ी लकीर खींची है उन्होंने। और जेएमएम का जिलाध्यक्ष को कोई जानता भी नहीं, संगठन भी नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी ये मजबूर है क्योंकि इस मेन बॉस तो जेएमएम है। इन लोग तो हाथ जोड़ के कुछ भीख मांग लेते हैं, 2 सीट मिल गया तो अपना संतुष्ट हो जाते हैं, इनका जनाधार खत्म हो चुका है। कमल ठाकुर साहब, बड़ा आक्रामक तेवर। देखिए, शब्दों का चयन तो जरूर होना चाहिए, कोई भीख मांगने राजनीति में नहीं जाता है, तो मतलब थोड़ा तो सम्मान रहना चाहिए ना। सम्मान तो है, राष्ट्रीय पार्टी है सर आपकी। आप देखिए एक सीट पर तो होता जा रहा है, एक सीट पर बहस करके मैंने तो बस इसलिए पूछा क्योंकि ये हॉट केक मानी जाती है सर। रांची विधानसभा सीट की तुलना आप झारखंड के दूसरे सीटों से अनायास कर लें, लेकिन ये तय है कि ये हॉट केक है। वो गठबंधन के साथी है, वो लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। आशीर्वाद यात्रा भी निकाला है कुमार राजा ने, तो निश्चित रूप से उससे महुआ मांझी अगर आएंगी या जेएमएम का कोई भी उम्मीदवार आएगा उसको फायदा होगा।
मतलब पैम्पलेट कुमार राजा का बटेगा और फायदा महुआ मांझी जी को होगा। तो गठबंधन ये गजब की राजनीति। और कुमार राजा या उसके समर्थकों का उनका क्या होगा? अभिषेक जी क्या चाहते हैं कि गठबंधन में जो 81 सीट पर हम लोग, तो मतलब सर बलि चढ़ा के गठबंधन निभाइएगा, जो काम करते हैं, जो आपके ग्रास रूट पर काम करने वाले नेता है, एकदम ग्रास रूट के एक आदमी का मान सम्मान। यशस्विनी सहाय का वोट जो है उनके पिता से ज्यादा था साहब, और यशस्विनी सहाय की मेहनत सामने है। हम लोग भी देखते हैं खुली आंखों से कि कांग्रेस पे किस कदर कांग्रेस का मेहनत कहां पे है, कैडर किसका। कैडर पे मैं कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये दिख रहा है कि देखते भालते आप लोग जहर का घोट पीने को तैयार रहते हैं, नीलकंठ बनने को तैयार है कांग्रेस। ऐसा कोई बात नहीं है। तो लड़िए सरयू राय साहब जमशेदपुर पश्चिम से लड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है फिर से, मुझे लगता है कि लुइस मरांडी जेएमएम का दामन थामने कुणाल सारंगी पहुंच गए हैं। कुणाल सारंगी जेएमएम का दामन थामेंगे। घाटशिला से प्रत्याशी बीजेपी में नहीं गली दाल तो पहुंचे हेमंत सोरेन के पास। लोकसभा चुनाव से लगे हुए थे लेकिन दाल नहीं गल पा रही थी। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ संपर्क साध चुके थे, थक हार कर वापस लौटे हैं, लेकिन आखिर बीजेपी में दाल क्यों नहीं गड़ी? असम और ओडिशा का भी लगा चुके हैं चक्कर कुणाल सारंगी। लुइस मरांडी, चुन्ना सिंह और गणेश महाली भी पहुंचे। गणेश महाली साहब ने तो अपने फेसबुक पेज पर भी कह दिया था 2 दिनों पहले, बीजेपी को ये नकारे हुए दावेदार अब जेएमएम के द्वार। 5 साल सरकार चलाने वाली पार्टी के पास क्या नहीं है उम्मीदवार? यह बड़ा सवाल खड़ा किया हमारे सहयोगी शाहनवाज ने। हमारे सहयोगी शाहनवाज बने हुए कांके रोड में जेएमएम का दामन थामने कुणाल सारंगी पहुंचे हैं। सीधे चलते हैं सहयोगी शाहनवाज के पास। शाहनवाज, बड़ा सवाल, जिनको नकारा सब जेएमएम के द्वार तक पहुंच गए हैं। क्या वास्तव में इस बार 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी जेएमएम के पास अपने प्रत्याशी नहीं है, अपने कार्यकर्ता या नेता नहीं है? ये पैराशूट लैंडिंग तो पहले ही लोकसभा में फेलियर हो चुकी है, तो इस बार इस पैराशूट लैंडिंग के भरोसे जहाज कैसे पार होगा? देखिए, पैराशूट लैंडिंग पार हो जाती है कभी कभार, कभी कभी नहीं भी होती है, क्योंकि बीजेपी के नकारे हुए हैं। जाहिर है, आपने कहा भी और बात बिल्कुल सही है कि कुणाल सारंगी लोकसभा चुनाव के टाइम ही से लगे हुए थे, लेकिन बात नहीं बनी बीजेपी में, और अंततः उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के समय ही बीजेपी को तिलांजलि दे दी थी। एक पोस्टर का विवाद हुआ था पीछे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को, आपको याद होगा जी। तो जाहिर है यहाँ कोई अपने आप कोई आ नहीं सकता है, यहाँ से बुलावा गया होगा तभी कोई यहाँ पर आता है, चाहे वो कुणाल सारंगी हो, चाहे वो गणेश महली हो, चाहे वो चुन्ना सिंह हो, चाहे वो डॉक्टर लुइस मरांडी हो। लुइस मरांडी तो आप घोर विरोधी रही हैं हेमंत परिवार की। हेमंत सोरेन को पराजित किया इन्होंने, होता है, खुद हेमंत सोरेन को भी चुनाव में हरा चुकी हैं जी। तो अब यहाँ पर उनका आना किसी एक बात की ओर इशारा करता है कि यहाँ से ही कॉल गया होगा, और जब उनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि उनको दुमका से टिकट मिलेगा, उनको कह भी दिया गया था कि आप तैयारी करें। लेकिन जब बीजेपी में कुछ ऐसा होता है या किसी भी पार्टी में कुछ ऐसा होता है, किसी के आत्मसम्मान को पर चोट पहुंचती है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं उसका दमन होता है, तभी वो दूसरा रास्ता अख्तियार करता है राजनीति में। तो ये वो लोग हैं, उनमें सबके अपने 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 वजह है, अपने अपने रीजन्स हैं। लुइस मरांडी का अपना रीजन है, कुणाल सारंगी का अपना रीजन है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हेमंत सोरेन अपनी पार्टी में अब उसको कैसे इनकलकेट करते हैं, कैसे किसको कहाँ एडजस्ट करते हैं। अगर एडजस्ट सही से हो जाता है तभी ये कहा जाएगा कि इन लोगों का यहाँ पर आना पैराशूट लैंडिंग कारगर है, अदरवाइज यहाँ आके भी नुकसान हो सकता है। तो लुइस मरांडी आई हैं, जाहिर है जामा सीट के लिए उनको ऑफर है और वो उसमें शायद मान भी गई होंगी, क्योंकि दुमका से तो वैकेंसी है नहीं, बसंत सोरेन वहाँ खुद लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोनों तरफ से बातचीत का दौर चला है। कल ही हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर से बैठे हुए थे और काफ़ी देर के बाद निराश होकर के हम लोग भी घर गए हैं, और आज भी ये खबर आई तो जब हम लोगों ने खुद ही संपर्क किया, पता चला कि हाँ
लुइस मरांडी ने कहा कि मैं आ रही हूँ, 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगी। तो अब आपने लुइस देखा मरांडी जी का तो सनवाद फिर भी हैं। एक वरिष्ठ नेत्री रही हैं, हेमंत सोरेन जी को भी पराजित किया था चुनाव में, काफी दुमका में लुइस मरांडी का एक अपना जनाधार है। अब जामा उनको कितना स्वीकार कर पाता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जामा भी सीता सोरेन का गढ़ माना जाता है। सीता सोरेन खुद जामताड़ा से चुनाव लड़ रही है इस बार। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो कुणाल सारंगी का है कि कुणाल सारंगी बेचारे जेएमएम से बीजेपी में आए, बीजेपी में अब सब जगह सारे दरवाजे खोल दिए, असम से उड़ीसा तक का चक्कर काट गए और कहीं जब दाल नहीं गली तो फिर से वापस अब जेएमएम में आ गए। जनता तो देख रही है साहब, कैसे स्वीकारेगी क्या जनता। बड़ी असमंजस की स्थिति है, जो नजारे दिख रहे हैं दिलचस्प तो है लेकिन स्थिति बहुत असमंजस की है कि वोट देने के समय हाथ कांपेंगे कि ये साहब पिछली बार कब दिखे थे लास्ट समय। बाकी तो 5 साल से दूसरे नजर आ रहे थे, वोट मांगने दूसरा कोई आ रहा है। तो चलिए चुनाव है, देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए सनवाद। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो ये कमाल के नजारे हैं, कहीं ना कहीं अब बदलाव दिख रहा है। सूची नहीं जारी करने का फायदा कह लें इसको, या सूची जारी करने का, एनडीए का सूची जारी करने का नुकसान कह लें। लेकिन एक चीज तो साफ है कि पैराशूट लैंडिंग को लोकसभा चुनाव 2024 में ही जनता ने नकार दिया था। एक चेहरा और बड़ा चेहरा आया है। एक बार अतिथियों का रुख कीजिए, एक बार बीना जी का ये ले लेता हूं, रिप्लाई ले लेता हूं। बीना जी, सुदेश महतो साहब के अगेंस्ट में एक बार फिर अमित महतो खड़े हो रहे हैं। अमित महतो वापस घर वापसी हुई है और अमित महतो साहब खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है, सिल्ली और टुंडी दोनों, या सिल्ली में कुछ फंसता हुआ नजर आ रहा है सीट? जी, मैं सबसे पहले तो अमित जी का स्वागत करती हूँ सिल्ली में, क्योंकि ये 5 साल तो पहले बीच में जेएमएम छोड़ेंगे, मैया सम्मान योजना पे 10 अपना स्टेटमेंट देंगे, खतियान पर भी अपना एक पार्टी बना लेंगे। उसके बाद उनको जब कुछ नहीं सूझेगा तो फिर से जेएमएम में चले जाएंगे। आपने भी तुरंत कहा था कि जनता सारी चीज़ों को देख रही है, तो जनता वहाँ बखूबी देख रही है कि जहाँ एक तरफ सरकार मध्याह्न भोजन देती थी 8 क्लास तक को, वहाँ सुदेश जी ने 8 क्लास से ऊपर भी मध्याह्न भोजन दिया। जनता के लिए उन्होंने क्या नहीं किया और क्या किया, सिल्ली के दरवाजे में जाकर जरूर देख ले। और एक बार एकदम पुनः स्वागत है। इस बार अमित जी का जमानत जरूर जब्त होगा। और मैं एक चीज लास्ट लाइन बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तभी से बोलना चाह रही थी कि बड़े नेताओं का जो अभी आपने रांची विधानसभा में मेरे से वाइट नहीं लिया, नहीं पाया, मैं आ ही रहा था, आप दोनों भी सुरेंद्र जी के पास। मैया सम्मान योजना लाने वाली सरकार ढोल नगाड़ों के बीच में मैया सम्मान योजना का जो ढंढोरा पीट रहे हैं, इनके पास मैया ही नहीं है टिकट देने के लिए। इनके पास मैया ही नहीं है टिकट देने के लिए। राज्यसभा की इतना बड़ा पद जो है संभाली हुई है, 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, उनको आप जबरदस्ती यहाँ पे अगर टिकट देते हैं तो ये आपके मैया सम्मान पे बड़ा सवाल होगा। राजसू पूछती है कि आपके मैयाओं को आपने क्यों नहीं इतना प्रशिक्षित किया कि वो रांची विधानसभा से चुनाव लड़ सके। ये तो सवाल खड़े होंगे। सुरेंद्र साहब, आ रहा हूं कमल जी आपका। सुरेंद्र साहब, रांची विधानसभा से क्या आप भी प्रत्याशी दे रहे हैं? आपकी पार्टी भी प्रत्याशी दे रही है? विचार कर रही है, लेकिन अभी तक हम लोग प्रत्याशी इस पर हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं तो कहना चाहूंगा कि झारखंड में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आंसू हो, आदिवासी को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ राजनीति होती है, लेकिन आदिवासियों के हित का कुछ भी काम नहीं हो रहे। इस बार बिल्कुल भारत आदिवासी पार्टी इस बार सभी को इस बार पानी पिलाने का काम करेगी और आदिवासी वोटर इस बार बिल्कुल शिफ्ट होंगे भारत आदिवासी पार्टी की ओर। ये तो ध्यान देना होगा जेएमएम को कि कहीं विकल्प के तौर पर भारत आदिवासी पार्टी ना तैयार हो जाए, क्योंकि जिस आदिवासी का आप गुणगान करते हैं, जिन आदिवासियों के हित की बात करते हैं, एक तबका पूरी तरीके से नाराज नजर आ रहा है। कमल ठाकुर साहब, आखिरी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी कर। देखिए, वक्त कम है, जल्दी बात पूरी कर। देखिए अभिषेक जी, मैया योजना पर बहुत सवाल होता है। अरे मैया योजना पे मत जाइएगा सर, मेरे पास भी बहुत सवाल है, कल कर लेंगे। लेकिन जनता ने एक ऐसा योजना लाया है इस राज्य में, उसका नाम है गोगो बीजेपी योजना। जनता ने लाया है? हाँ, नहीं, जनता ने नहीं लाया। अरे जनता लाया है। अब तब यही तो बात है। गोगो मतलब माँ होती है। अरे हम उस गोगो की बात नहीं कर रहे हैं, हम जियो गोगो बात कर रहे हैं। अच्छा, पूरा बताइए सर। अब माँ बीजेपी योजना लोग नहीं, ये जनता ने योजना एक ला दिया है। इसमें क्या है इस योजना में? इस बार के चुनाव में जनता ने एक योजना ला दिया है, गो बीजेपी झारखंड से। अच्छा, गो मतलब जाइए बीजेपी झारखंड से चली जाएगी। अपनी बातें कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार को या झारखंड की जनता गो बोलने के लिए तैयार है। मुझे लगता है झारखंड को अगर आदिवासियों का माने, आदिवासियों के लिए झारखंड लड़कर लिया गया क्योंकि ज्यादा बहुत है, तो जितने बड़े आदिवासी चेहरे, जितने बड़े नेता बीजेपी के पास आदिवासी चेहरे हैं, और किसी दल में कमल ठाकुर साहब
आप लोगों के दल में तो सर सीएम से चेहरे का संकट मंडरा रहा है और उनके दल में तनाव है कि किसको सीएम का पद नहीं, इतने चेहरे है, इनके पास चेहरा नहीं है। और तो आपके पास कहाँ है सर? अरे हमारे पास हेमंत, हम लोग उसी चेहरे पर लड़ रहे हैं, बस उसी चेहरे पर उसी चेहरे पर 33 पर आए हैं। अब सर 2 नंबर गुलामी खटेंगे अभिषेक जी। इनके यहाँ तो बीजेपी का नेतृत्व ही नहीं है। चलिए, इनके यहाँ तो जेवीएम का नेतृत्व चल रहा है। नहीं, तब तो अजय साहब साहब ज्वाइन कर लेते सर। अगर ऐसा होता तो अजय साहब साहब जेवीएम से, अब माफ कीजिएगा, कांग्रेस से जेएमएम बीजेपी में होते। कई सारे मामले हैं, चुनाव नजदीक है तो निश्चित तौर पर राजनीति तो गरमाएगी ही, राजनीतिक सरगर्मी भी गरमाएगी। लेकिन ये जो बात है कि हर दूसरे दिन न्यूज़ 11 खोलिएगा, कोई ना कोई आपको हिलता हुआ नजर आएगा। इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन भी सूची जारी करे। आखिर मिथिलेश ठाकुर साहब का नाम उस सूची में होगा या नहीं होगा? मेरे मन में तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि उन्होंने तो नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, नॉमिनेशन पहले कर दिया कि साहब आप लोग अपना सीट शेयरिंग करते रहिए, बांटते रहिए, जिसको देना मैं तो करूंगा। और क्या रुतबा है साहब, रुतबा तो है, मिथिलेश ठाकुर साहब का मानना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद देते हैं अतिथियों को। हमारे साथ बीजेपी से शोभा यादव जी थी, शोभा जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से वीणा देवी जी थी, वीणा जी बहुत धन्यवाद आपका। आदिवासी नेता सुरेंद्र लिंडा साहब थे, सुरेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से हमारे कमल ठाकुर साहब थे, कमल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को शुभकामनाएं। चुनाव नजदीक है, धड़कनें तेज हो गई हैं, काउंटडाउन बिगिंस। जल्दी ही मिल रहे हैं, जल्दी ही चुनाव का सिलसिला शुरू होगा। तब तक ये दलों को छोड़कर आने जाने वालों पर नजर रखिए। ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, ये कार्यकर्ता नहीं, ये नेता नहीं, ये आपके हमारे हित ऐसी नहीं, ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं जिनको टिकट चाहिए। ये किसी सिद्धांत पर काम नहीं करते, ये टिकट पर काम करते हैं। बहुत धन्यवाद, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।